जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ये पेपर है। ये पेपर 2023 का है। इसका हम फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाई इसको क्या कर देते हैं, हल्के में लेते हैं। प्लीज़ आपसे ऐसे अनुरोध है, ऐसा कभी कुछ मत करिएगा, नहीं तो आप क्या होगा 2024 में जितने मेरे भाई पेपर दिए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन का क्या होगा, इसी में क्या हो गया, बैक लग गया है। ठीक है, बैक लग जाएगा, इसे क्लियर करने में 1-1.5 साल लग जाता है। ठीक है, आपके पास बुक नहीं है तो कोई चिंता नहीं, बहुत सारे लोग इसे जानते भी नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, EEDM शॉर्ट में बोलते हैं और हमारे केवल स्टेट यूपी बोर्ड में इसे चलाया जाता है और किसी अन्य स्टेट में इसे नहीं चलाया जाता इस पेपर को। ये सारी चीज़ें, इसमें जितनी भी चीज़ रहेगी सब जनरल चीज़ें रहती हैं और ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, और बहुत सारे भाई इसको बुक भी नहीं रहता, कोई टेंशन है, बुक नहीं है तो केवल आप 2024 का पेपर सॉल्यूशन और 2023 का पेपर सॉल्यूशन, 2 साल के पेपर सॉल्यूशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका एकदम से इजी तरह से आपका ईडीएम निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपकी दो राह नहीं है। ये 2 पेपर अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हैं या पीडीएफ मंगा के आप अच्छे से क्या कर देते हैं, इसे रीड कर देते हैं, प्रिंट करके रख लेते हैं, तो आपका किसी 80 से लेके 90% क्वेश्चन इसी से बच जाएगा। 1 भी % क्वेश्चन नहीं इधर से उधर जाने वाला है। ठीक, और ये बहुत आसान भी चीज़ें रहती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वाले या ये देखा जाए तो ये किस ईयर का पेपर है, ये 2023 का। देखिए 15/7/2023 में हुआ था। ये 2023 का पेपर है। ये हमारे सामने देखिए क्या होगा, 30 जून 2024 की, ये आपके क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का 24 का क्वेश्चन। इन दोनों का सलूशन देखेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल और केवल 2023 के फुल सलूशन के बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ लिखना, ये सारी चीज़ जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यदि मान लेते हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ की प्राइस टोटल कितना 25 रुपये रखी गई है। ठीक है, ये और जितना भी आपका क्वेश्चन पूरे का संपूर्ण सलूशन आपको क्या होगा, पीडीएफ के जरिए क्या हो जाएगा, पीडीएफ के जरिए आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। 1 साल का आप क्या करिए, पेपर सॉल्यूशन 2023 का देख लीजिए, प्लीज़ 2024 का देख लीजिए। आपके पास बुक कुछ भी नहीं है तब भी आप टॉप करके आएंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और देखिए हल्के में नहीं लीजिएगा। देखिए हम सब कुछ आपको नोट एकदम अच्छे तरीके से ऐसे क्या कर देंगे, एकदम से ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चाहे आपका बैक लगा हो, चाहे आप अगले साल पेपर देने जा रहे हैं, सबके लिए ये पेपर देखा जाए बहुत ही ज़रूरी है। इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप पेमेंट करके हमारे इसी व्हाट्सएप के, ठीक, व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं आराम से। लिंक में आपका नंबर, हम अपना नंबर देंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो चलिए आप हम क्या कर देते हैं, अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा इसके ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, और नंबर की बात की जाए तो देखिए ये क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे हट के होता है उससे। देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके टोटल 80 नंबर के होते हैं, बट ये टोटल क्या होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। ये देखा जाए तो हर एक पेपर 2.5 घंटे का होता, बट ये हर एक पेपर 3 घंटे का होता, बट ये कितने घंटे होगा, तो टोटल 2.5 घंटे का होता है। और इंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे आप उसमें पढ़े थे वैसे सेम टू सेम ये है। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। ठीक है, आप 5 दूना 10 नंबर, और एक पोर्शन में 3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। जैसे मान लेते हैं, देखिए पहले में आपको क्या हो गया, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया, किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिटेल में लिखना पड़ेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको कम से कम क्या करते हैं, अपने अनुसार देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, इसमें और पहला इसमें क्वेश्चन देखिए ऐसे दे रखेगा, दूसरा भी ऐसे 3 क्वेश्चन, किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। 2 इसमें से 2 इसमें से 4, और 4 2 6, और 6 2 8 2 10, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, टोटल 5 नंबर का, तो 5 दूना 10, ये 10 नंबर का मिल जाएगा। तो 10 5 50 नंबर आपका इजी हो जाएगा इसी पोर्शन से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा, प्लीज ध्यान से, हमने सबका सलूशन एकदम डिटेल में करा दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कहेंगे अभी देखिए यहाँ पर तुमसे पूछा है एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन पूछा, इफेक्ट क्या होता है। देखिए सेम टू सेम क्या क्वेश्चन पूछा, एसिड रेन यहाँ से पूछ दिया, पूछा है कि नहीं। देखिए नॉइज पॉल्यूशन, यहाँ पर भी आपको नॉइज पॉल्यूशन पूछा है, मिनिमाइज द वाटर पॉल्यूशन, देखिए आपको नॉइज पॉल्यूशन पूछा है। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए पतली सी बुक होती है, पॉल्यूशन वगैरह रहता है, कितना क्वेश्चन कहाँ से उठा के लेके आ पाएंगे, इधर उधर क्वेश्चन के रैंडम से इधर उधर खींच के वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है,
तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, आराम से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछा है एक्सप्लेन इकोसिस्टम इन बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी उसमें भी देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, 2024 में बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन पूछा। ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा, तो प्लीज़ दोनों को आप कंसीडर करके पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ईजी तरीके से निकल जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम को डिफाइन करना, फिर बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये रखा इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, ठीक, तो इकोसिस्टम आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। प्लीज़ हेडिंग वगैरह आप इस केस से डालिएगा, ठीक है, क्योंकि हेडिंग से ही क्या कर सकते हैं, आप टीचर को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इकोसिस्टम, अब इसकी डिफिनेशन लिखा है, इन इकोसिस्टम लिविंग यानी बायोटिक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ एमॉन्ग देम सेल्फ, दे इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक फैक्टर 2 होता। मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, एक मान लेते सर्टेन एरिया है, मान लेते ये तुम्हारे पास क्या होगा सर्टेन एरिया है, यहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे से ये मिलजुल कर रहते हैं, ये क्रिएट करते हैं सिस्टम, उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके गांव में क्या होता है, एक सिस्टम कि मान लेते बाग में है, सब लोग बाग में रह रहे हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल वगैरह हैं तो प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट एनिमल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, तो उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट आप क्या होती है, इकोलॉजी। इकोलॉजी की जो सबसे फंक्शनल यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। फिर क्या लिख रखा, प्रोफेसर यूगेन पी ओडम ने फादर को, यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कोई पूछेगा फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा यूगेन पी ओडम को। यूगेन पी ओडम को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम बोला जाता है। बट टर्म देने वाले वैज्ञानिक क्या हो गए, अलग हो गए। लिखा द टर्म इकोसिस्टम वाज द फर्स्ट प्रपोज बाय ए.जी. टेंसले 1935 में। मतलब ए.जी. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में इकोसिस्टम टर्मोलॉजी को क्या कर दिया था, प्रस्तुत किया था। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाने वाला है। तो ये हो गया इकोसिस्टम के बारे में। अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ें जो कंपोनेंट बता दिए ना, तो 2 कंपोनेंट कौन कौन होते हैं आपके सामने, ये बायोटिक कंपोनेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक, जिसे बायोटिक को हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिविंग बोला जाता है। और ए बायोटिक को क्या बोला जाता है मेरे भैया, नॉन लिविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग बोला जाता है। अब देखिए क्या दिया है, बायोटिक और ए बायोटिक जब मिलजुल के रहते हैं, अपने में रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ये आपकी क्या हो गई, मान लेते हैं जीएफ है, ये दोनों मिलके एक दूसरे से रह रहे हैं, तो एक दूसरे के रिलेशन, मतलब इनका रिचार्ज ये कराएगा, इनका रिचार्ज ये कराएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में देखा जाए तो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो बायोटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके बिना नहीं रह पाएंगे, ये इसके बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रोड्यूसर, कोई मान लेते हैं पेड़ है, तो पेड़ को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सन यानी लाइट, मतलब क्या चाहिए, सन की लाइट चाहिए। क्या चाहिए भाई, सन की लाइट चाहिए। ठीक है, सन की लाइट चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। तो ये बताओ, इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये दोनों डिपेंड है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तुम्हारे पास बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, सबको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक आते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास प्रोड्यूसर मतलब जितने तुम्हारे आपके पास ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, आपके प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर के अंतर्गत रखा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। कंज्यूमर में तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पास क्या हो गए, ह्यूमन आते हैं, जितने भी तुम्हारे पास क्या हो गए, अदर एनिमल आते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। ये देखा जाए तो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑटोट्रॉफिक यानी प्रोड्यूसर पे ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फिर लास्ट में तुम्हारे पास डिकम्पोजर में तुम्हारे पास क्या, बैक्टीरिया तुम्हारे पास होते हैं, बैक्टीरिया हो गए। जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको क्या हो जाता है, डीकम्पोजर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि वायरस भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, सब डीकम्पोजिंग का काम करते हैं।
ठीक, तो ये हो गया आपके बायोटिक। अब ए बायोटिक में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग। अब कोई पूछेगा ए बायोटिक किस कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। तो सिंपल सा लिख देंगे नॉन लिविंग थिंग्स बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, थिंग्स बोलेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत नहीं आता। थिंग्स में तुम्हारे पास लाइट, और लाइट में मेनली क्या होता है, सनलाइट आता है। क्यों, क्योंकि सन क्या हो जाता है, हमारे अर्थ का सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है। उसके बाद बारिश आती है, उसके बाद सॉयल आती है, क्योंकि सॉयल के बिना ये प्रोड्यूसर प्लांट तो रह ही नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए बोले देखो रिलेशनशिप है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लांट को यदि फोटोसिंथेसिस करना तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये प्लांट क्या निकालते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन निकालते हैं, इसको हम प्रोड्यूस यूज करते हैं। तो एक दूसरे से देखा जाए तो आप रिलेशनशिप बनाते हैं, इसी रिलेशनशिप को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये बायोटिक में तुम्हारे पास इतने कंपोनेंट आते हैं, फिर इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। तो अब बायो, ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या लिखा, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर इज आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिसे हमने पहले ही बता दिया ऑटोट्रॉफ होता क्या है। ठीक, ऑल प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट होते हैं, जितने भी तुम्हारे पास प्रोड्यूसर होते हैं सब ग्रीन प्लांट होते हैं। विच आर कैपेबल देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, प्यारा सा रिएक्शन लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या ले लेता है, जड़ से क्या ले लेता है, पानी ले लेता है। ये जब अवक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्यारा सा सनलाइट होना चाहिए, क्योंकि तभी भोजन बना पाएगा। उसके बाद पत्तियों में क्या होना चाहिए भैया, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, C6 बनाएगा, H12 बनाएगा, O6 बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, और खुद के लिए क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। इतना लिखेंगे तब भी चल जाएगा। इसे बैलेंस कर देना, 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ, और 6 से गुणा क्या कर देना, यहाँ से कर देना। ये आपके पास बैलेंस हो गया। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी हम रफ्तार पकड़ लेंगे, आप हमारे कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाएंगे तो हम तेज चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये प्रोड्यूसर हो गया। ठीक, चलिए अब तुम्हारे पास प्रोड्यूसर के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या दे रखा, कंज्यूमर आ जाते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं उन्हें कंज्यूमर। जैसे हम देखा जाए तो ठीक, दुकान के क्या होंगे, कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर इज आल्सो नोन एज हेट्रोट्राफिक। कंज्यूमर को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्राफिक बोला जाता है। हेट्रोट्राफिक आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्राफ, मतलब जितने भी आपके पेड़ हो गए, चाहे एनिमल हो गया, चाहे ह्यूमन हो गया, चाहे फंजाई, किसी न किसी तरह से डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर देते हैं, ऑटोट्राफ, पेड़ पर निर्भर होते हैं। अब कहेंगे सर जी हम बकरा खाई ला, ठीक, बकरा खाते हैं तो बकरा क्या खाता है, घसीया भूस खाता है ना। ऐसा थोड़ी ना किसी दूसरे मंगल ग्रह से जाते हैं, लेके आते हैं, उसे खिलाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। ठीक, तो यानी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से कंज्यूमर क्या होते हैं, इस पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, थर्ड पे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर क्या होता है, दिखना नहीं चाहिए, रुक जाइए एक स्टेप और हम कम कर देते हैं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट देखने को मिले। हाँ, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक आपका मजा नहीं है। कहते गुरुदेव तू बक 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 कहिले बैठा, कुछ समझी नहीं आवता। ठीक, अब ऐसे रहेगा तो पता चलेगा अच्छा कॉपी इतने की है। ठीक है, हाँ, डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो लिखा दोज ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन या डीकम्पोज डेड एंड डेकेइंग मैटर इज नोन एज डीकम्पोजर। जैसे मान लेते हैं आपके सड़क से जा रहे हैं, सड़क के बगल में कुत्ता मर गया, कुछ समय के बाद देखेंगे हफ्ते 10 दिन के बाद उसे बैक्टीरिया खा के पूरा सड़ा गला खत्म कर देंगे ना, वही तुम्हारे डीकम्पोजर होते हैं। और मेनली डीकम्पोजर में क्या करते थे, सफाई कर्मी का काम करते हैं। यदि वातावरण में देखा जाए सफाई कर्मी का काम कौन करता है, तो आपका डीकम्पोजर ही करते हैं। तो लिखा डीकम्पोजर मेनली इंक्लूड तुम्हारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया यहाँ से। अब ए बायोटिक देख लिया जाए, उसके जस्ट नीचे बायोटिक, आपका बायोडाइवर्सिटी, दो टर्मोलॉजी पूछा था। ए बायोटिक तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट आल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ देखो ऑर्गेनिज्म थिंग्स लिखा है, इसीलिए बोले हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई जीव हो जाता है भाई, सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, जितने भी ए बायोटिक कंपोनेंट होने इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है। ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड केमिकल फिजिकल कंपोनेंट, मतलब चाहे वो केमिकल हो सकते हैं चाहे फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं किसके अंतर्गत, ए बायोटिक के अंतर्गत। ठीक है, सच है जैसे सॉइल प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, सनलाइट प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ये सब कुछ क्या होता है, ए बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, जो किसी न किसी तरह से देखा जाए तो बायोटिक के लिए ही लाभदायक होते हैं।
ठीक, तो ये था तुम्हारे पास इसके बारे में, तो इतना इकोसिस्टम को डिफाइन करना था। उसके जस्ट बगल में हमसे पूछा बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी अब समझिए क्या होता है। ठीक, आशा करते हैं आपको इकोसिस्टम मस्त आया होगा। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब तुम वर्ड से समझो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यदि वर्ड को तोड़ा जाए तो आपके सामने क्या हो गया, बायो और प्लस में तुम्हारे पास डाइवर्सिटी, तो इसे को हम क्या पढ़ते हो, वेराइटी पढ़ो, बायोडाइवर्सिटी इसे मतलब जीवों में जो तुम्हारे पास विभिन्नता होती है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे तुम एग्जांपल ले लो कुत्ता का, काहे कि कुत्ता हो जाएगा ना, कुत्ता देखेंगे तुम्हारे पास क्या होता है, गांव में कुछ अलग होता है, शहर में कुछ रहने वाला अलग होता है, अलग अलग वैरायटी के कुत्ते होते हैं। तो देखा जाए कुत्तों के अंदर ही वैरायटी पाई जाती है, उसी तरह से कईयों जीवों के अंदर क्या हो जाती है, वैरायटी पाई जाती है। जैसे अभी मुर्गा का देख लो, जैसे कहते हैं देसी मुर्गा, बॉयलर मुर्गा, ये जो मुर्गा है ये केवल अंडा देता है, मुर्गा अंडा नहीं, मुर्गी अंडा देती है, ये केवल अंडा देने का काम करती है, ये केवल मांस देने का काम करती है। बताइए मुर्गी के अंदर क्या होगी, वैरायटी है। उसी तरह से क्या होता है, जीवों के अंदर जो वैरायटी होती है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, इसको तो कुत्ता बिल्ली तुम छोड़ दो, अपने गांव में क्या करेंगे, किसी आदमी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आदमी का एग्जांपल एक फैमिली में देखो, एक फैमिली में देखा जाए तो हूबहू सेम टू सेम नहीं होते। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, माता होगा और ये तुम्हारे पास पिता, मान लेते हैं पिता एकदम से कलुआ है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास कलुआ है और मम्मी यानी मम्मी मान लेते पूरी गोरी है। ठीक है, गोरी है, ये बताओ पिता और मम्मी में वरीयता देखने के मिली। मान लेते हैं इनसे बेबी पैदा होगा तो ऐसा नहीं चितकबरा पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा ना, चाहे गोरा होगा, चाहे करिया होगा, चाहे मिक्स होगा। ठीक है, मिक्स मतलब गेहूं कलर का होगा। तो देखा जाए तो ये मान लेते हैं बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा हुआ, ए मान लेते हैं एक का, दो मान लेते हैं, दो पैदा हुआ। तो ये बताइए ये भी इससे अलग है थोड़ा सा, ये भी तो उससे अलग है। तो ये देखा जाए तो कलर में वरीयता देखी जाती है। तो ये कलर में जो वरीयता देखी जाती है तो बताइए जीवों में तो देखी जा रही, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये समझे हो गए तो सब क्या कर सकते हैं, आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ से। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अभी ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक दो ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी समझिए क्या कह रखा। बायोडाइवर्सिटी डिफाइन एज ए वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग एनिमल, प्लांट हो गया चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एंड इकोलॉजी कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर, तुम्हारे पास क्या होता है, ये पार्ट होता है। ये सब देखा जाए तो एक पार्ट होते हैं। ठीक है, इस चाहे तुम्हारे पास एनिमल में वरीयता देखने को मिलता है, चाहे प्लांटोम आम लिख दो, कहते हैं चौसा आम है, हम सब लोग गांव में कहते हैं हथियावा आम है, हई तो बैरियावा आम है या अंगूरावा आम है। तो अमूम क्या कर दिए, हम वैरायटी बना दिए। तो बताओ प्लांट में वैरायटी हुई कि नहीं, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। बायोडाइवर्सिटी दो टर्मोलॉजी से बनी है। बायो मतलब क्या होता है, कोई भी तुम्हारे पास क्या होगा, लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, एनिमल हो चाहे तुम्हारे पास क्या होगा, प्लांट हो। डाइवर्सिटी मतलब तुम्हारे पास क्या होती है, वेराइटी होती, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में लिख देते हैं, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1985 बाय द वाटसन जी रोजन। भाई खतरनाक आदमी है जी, वाटसन जी रोजन नामक वैज्ञानिक ने क्या कर दिया, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे कि ये डाइवर्सिटी होती, ये होती, ये होती, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक, नेक्स्ट में लिखा, अब देख लो डिफिनेशन में अच्छे तरीके से, बायोडाइवर्सिटी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वैरायटी ऑफ लाइफ, भाई खतरनाक है, फॉर्म ए जेनेटिक पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, चाहे वो एक छोटी सी पॉपुलेशन में हो सकती है। पॉपुलेशन में जाएंगे तो देखेंगे अपने देश में कहते हैं भारत में ये हो जाता है, चाइना में ऐसे पाए जाते हैं। ठीक, अब तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ तो करिया करिया पाए जाएंगे। ठीक है, और इधर चले जाएंगे तो गुरहर गुरहर। अपने यहाँ देखा जाए तो गेहूं कलर ना तो ज़्यादा गोरा ना तो ज़्यादा करिया। ठीक, तो वेराइटी देखने को मिलती है, तो वही चीज़ें बोली जाती है वेराइटी, चाहे कम्युनिटी के अंदर हो चाहे इकोसिस्टम। तो तुम घुस जाओ, क्या होगा, जंगल में घुस जाओ तो जंगल में भी वैरायटी देखने को मिलती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म इज गिवन बाय, तुम्हारे पास कौन दिया था, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, यानी बायोडाइवर्सिटी टर्मोलॉजी दी थी। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर सामने लिख रखा टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीन तरह की होती है। एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो जीने लेवल पे क्या होगा, खत्म होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब उसके स्पीसीज में विभिन्नता देखने को मिलती है। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी जो उसके किस क्लाइमेट में रह रहा उसके अंदर वो ढल जाता, तो उसी को हम यानी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब इधर हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कह दिया है, हाउ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब जो ह्यूमन की एक्टिविटी हो रही है, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इकोसिस्टम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ठीक है,
ठीक, तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी है तो इकोलॉजी पे और इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हमें दिखाना पड़ेगा। तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, देखिए ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये क्या रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो देखिए ये इसके बारे में क्या क्या बोल रखा है, ध्यान से अब सुनिए यहाँ से। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिख रखा है ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉजेज डैमेज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू इकोलॉजी एन इकोसिस्टम ऑन ग्लोबल स्केल इंक्लूडिंग। मतलब देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब चाहे हम पेड़ काट रहे हैं, ला भाई ला भाई ला भाई। अब कहेंगे सर हम पेड़ नहीं काटते हैं, पेड़ नहीं काटे तो बताओ कार चलाते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे जो खराब चीज़ें निकलती तो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर रही है। तो वही चीज़ लिखा डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो आई कैन की स्पेलिंग गलत कर दी, हे गुरुदेव तू मर दे। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो क्या होती है, हम डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ग्लोबल स्केल पे कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल में पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बताइए पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, सरकार बोली हम दो हमारे दो, बट सरकार की भी गलती है। अब सुनिए, देखा सरकार बोलती हम दो हमारे दो, क्या हो गया, हम दो हो जाएंगे हमारे दो हो जाएंगे, कोनो टेंशन नहीं। बट अभी एक स्कीम चला है कि जो तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड बन रहा है कि यानी आपके राशन में कम से कम क्या होगा, यानी 5 यूनिट से अधिकतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो बढ़ाने की बात हो रही है कि नहीं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जैसे इकोसिस्टम पे डैमेज हो रहा है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम रहने के लिए क्या होगा, घर चाहिए तो हम पेड़ काटेंगे, खेत हमें घर चाहिए तो हम खेत में घर बनाएंगे, खेत को धीरे धीरे खत्म करेंगे, ये सारी चीज़ें। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, बहुत सारी इकोनॉमी पॉलिसी आ जाती है। जैसे क्या कर देते हैं देखा जाए तो वेराइटी अब क्या होगी, इंडस्ट्रीज बिठाई जाती है इकोनॉमी के लिए, उसमें भी क्या हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देख दिया जाए तुम्हारे पास क्या होगा, रैपिड इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ मतलब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा चीज डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है तो बता दिए, मोर पॉल्यूशन है। अब बताओ पॉल्यूशन चाहे वाटर पॉल्यूशन करें, ठीक है, ये आर है भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन, चाहे तुम्हारे पास क्या कर दे रहे हैं, ठीक, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, किसी न किसी तरह से हम पॉल्यूशन कर रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। ठीक, और तुम्हारे पास डिफॉरेस्टेशन, बताओ बहुत मात्रा में हमको क्या करें, पेड़ को काट रहे हैं तो जो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। ठीक, ओवर कंजप्शन मतलब क्या होता है, जितनी की रिक्वायरमेंट नहीं दिखावा के रूप में हम और ले लेते हैं, है कि नहीं। जैसे अभी कहेंगे ओवर कंजप्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते किसी को चाहिए, अभी अपने यहाँ पार्टी बारात में देखो, तुम सोचो 200 आदमी बोलेंगे आने, कम से कम वो घर वाला जो जिसकी लड़की है कम से कम 200 से लेके 400 के आदमी व्यवस्था करेगा। 200 क्या अगर खाना को फेंका जा रहा है। ठीक है, ये अपने इंडिया का कल्चर है, क्या करे, वो तो इज्जत बचाने के लिए वो तो बना मेंटेन कर रखा वरना। ठीक, बट हो क्या कर फेंकाया जा रहा है, तो हम क्या ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकली उतने ज़्यादा पेट्रोल चाहिए। अब बताओ चलेगी गाड़ियाँ तो उससे पॉल्यूशन होगी, तो ओवर कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, ओवर एक्सप्लोशन मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लोज कर रहे हैं, लो भैया ये जला दिए, वो कर दिए, ये कर दिए। क्योंकि देखिए बढ़ती पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज खुलेगी तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उससे पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ से। अब इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें आप क्या करिए, ये देखिएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले अब इसको जो लिखे हो इसी को यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है भाई, खतरनाक दिख रहा है जी, बहुत डैमेज जैसे गोरहर दिखता हो। ठीक है, कोनो टेंशन है। ओवर पॉपुलेशन, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटेंगे, इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे, अपना घर बनाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा ओवर पॉपुलेशन। मान लेते हैं हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारे इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखो, क्लीन कटिंग द फॉरेस्ट फॉर लॉगिंग, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट को हम डिफॉरेस्टेशन करें, किसके लिए। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मतलब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी बैठाएंगे तो हम पेड़ को तो काटेंगे ही। ठीक है, तो ये पेड़ को काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट द क्लाइमेट चेंज, यही डिफॉरेस्टेशन ही क्लाइमेट चेंज होगा। पहले देखो बोला जाता बहुत बढ़िया सुंदर घर गाँव, ठीक है, सब कुछ रहता था, बाग रहती थी हमारे गांव के बगल में, तुम सोचो बहुत बड़ी बाग, कहते इतना घना जंगल था कि एक इस पार से उस पार जाने के लिए लोग ग्रुप में जाते थे, नहीं तो सब क्या कर देते थे, गुंडे उंडे रहते थे, छोड़ लेते थे, बंदर उंदर छोड़ लेते थे। अब तुम सोचो पूरा खेत बन गया, प्रेजेंट टाइम में हम जाते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज होगा। डैमेज द वाइल्ड लाइफ, अब बताओ पेड़ काटेंगे तो जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जैसे शेर हो गया, पहले देखा जाए सब कुछ एनिमल देखने को मिलते थे, तो बताओ वाइल्ड लाइफ क्या हो गई, खतरे में, खत्म हो गई। ठीक, अब क्या हो गया, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जैसे ग्रीन हाउस गैसें निकाल रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही
ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन डैमेज द इन्वायरमेंटल सच है, तुम्हारे पास क्या करेगी, अब देखिए पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए हम क्या यूजेज कर रहे हैं अपना सारी चीज़ें, तो एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, साउंड पॉल्यूशन होगा, डीजे चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी सी पार्टी हो गया है, डीजे ला रहे बजा तगड़ा एकदम, तो बताओ साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा कि नहीं, ठीक है। सॉइल, यहाँ पर साउंड पॉल्यूशन होगा, कोई भी चीज़ बताओ हम पतरी उतरी खा रहे हैं, फेंक रहे हैं गड्ढे में, तो बताओ उस एरिया में देखा जाए तो सॉइल पॉल्यूशन हो जा रहा है, खेतों में फेंके जा रहे हैं, ये हो गया, ठीक। तो ये पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। हैवी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नेचर में रह रहे हैं, तो बताओ इन सबको हटा रहे हैं, हैवी डिस्ट्रैक्शन उनका हो रहा है। जैसे मान लेते पेड़ काट दिए, तो बताओ जितने भी वाइल्ड एनिमल है उनकी हैबिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ह्यूमन एक्टिविटी का डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट, जैसे तुम्हारे पास डेवलपमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब कुछ हम डैमेज कर रहे हैं प्लांट में, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियों को क्या कर दे रहे हैं लोग, क्या कर दे रहे हैं, डैम्पिंग करके उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दे रहे हैं, ठीक है। दिस डिस्ट्रक्शन इकोसिस्टम और थ्रीटेन अब तो सर्वाइव ऑफ द स्पीसीज, मतलब इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे इतनी भी पुरानी स्पीसीज है यदि सर्वाइव कर पाए तो सर्वाइव, नहीं तो दुनिया से क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे देखा जाए तो पहले बहुत अच्छी अच्छी चिड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती, मगर अब ना के बराबर देखने को मिलती है, ठीक। सच है, वाइल्ड स्पीसीज खराब हो रही है। एक्वाटिक मान लेते तुम्हारे पास, अब बताओ जितना भी पॉल्यूशन करेंगे कि पानी में डालेंगे तो पानी में एक्वाटिक लाइफ डैमेज होगा, जिससे दिक्कतें होंगी, एक्वाटिक लाइफ क्या हो जाएगी, डैमेज हो रही है धीरे धीरे, ठीक। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यदि बताओ हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को देखा जाए तो हम कुछ जला रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अभी पत्तल उत्तल हो गया तो उसे जला रहे हैं, जितने भी प्लास्टिक चीज़ है उसे जला रहे हैं। अब खेत में बच रहा बड़ा वो पुआल उसे हम जला दे रहे हैं। अब तुम सोचो हरियाणा जलाते हैं तो कहते हैं दिल्ली पे पूरा हो जाता है, पूरा बादल छा जाता है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यदि जलेंगे तो उससे क्या होगा, रिलीज होगी टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कंटामिनेट करेगी आपका, कंट्रीब्यूट क्लाइमेट चेंजेज, ये क्लाइमेट चेंजेज करेगी जिससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट में लिखा ओवर कंजप्शन, मान लेते हैं अब क्या हो गया, देखिए ओवर कंजप्शन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो गांव में एक बल्ब रहता था, ललटेन रहता था तो सब काम चल जाता था, है कि नहीं। अब प्रेजेंट टाइम में हर एक कमरे में प्रॉपर बिजली चाहिए, और बिजली वो तो वही छोटा मोटा नहीं, तगड़ा बिजली चाहिए, ठीक है, तगड़ा बिजली चाहिए, जिससे क्या हो सके, उनका उजाला परफेक्ट अमाउंट में हो सके, ठीक है। ये हो जाए, पहले देखा गाँव में दिया जलाया जाता था, ठीक, बट अब दियों को रिप्लेस कर दिए, सब बल्ब लग गया है, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं। अब ओवर कंजप्शन में कर रहे हैं, जिससे हम यानी डैमेज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, जैसे वाटर का हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, जैसे भी देखा जाए, ठीक। तो पढ़े लिखे इंसान ही वाटर पॉल्यूशन करते हैं, पढ़े लिखे इंसान ही पॉल्यूशन करते ही हैं। नॉर्मल तो सब गांव में देखेंगे, अभी हमारी मम्मी हैं तो ठीक, मम्मी पापा हैं, गांव में बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, इतना पानी तू गिरा हुआ टाटा मर दे, तो ऐसे बोलेंगे। बट यहाँ शहरों में क्या होता है, बड़े पढ़े लिखे इंसान रहेंगे, गाड़ी बड़ी बड़ी ले लेंगे लग्जरी। अब तुम सोचो समरसेबल करा लेंगे, वहाँ से पानी क्या करेंगे, पूरा मोटर को घिरा देंगे, मतलब तुम सोचो 10 मिनट करेंगे तो 1000 लीटर पानी से गाड़ी धो रहे हैं, एक दो नहीं 1000 लीटर पानी से गाड़ी धो रहे हैं, फिर फरसों से सही संभाल के धोएंगे, ठीक, मतलब झाड़ू नहीं लगाएंगे, फरसों को धोएंगे, क्या किया जाए। तो वाटर बताओ ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वाटर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसलिए बोला जाता है कितना 1 से लेकर 2% पानी पीने योग्य है। इलेक्ट्रिसिटी, अब बताओ जितना ज़्यादा क्या करेंगे, बिल्डिंगें बनेंगे, सब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चाहिए, पंखा कूलर सब कुछ चाहिए, क्योंकि पहले वातावरण में रहते थे तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी, तो वातावरण को काट दिए, फिर एसी लगा रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, फूड आइटम बताओ, आदमी बढ़ेंगे तो उन्हें खाना चाहिए, तो ये सब बताओ क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे। ओवर एक्सप्लोजन में तुम्हारे पास क्या हो गया, ओवर एक्सप्लोजन कैन डैमेज द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी को डैमेज करेंगे, और बहुत सारा सिस्टम है जो हमारी इकोलॉजी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। जैसे माइनिंग की जाती है, अब तुम सोचो माइनिंग की जाती है, बड़ी बड़ी जंगल को काट दिया जाता है, ठीक है। अब मतलब अभी मानते हैं कोयले की माइनिंग की जाती है, तो कोयला निकलेगा तो उस एरिया में पूरा क्या करेगा, पूरा प्रदूषण रहेगा, ठीक। एसिड रेन हो रहा है, ये भी हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेड़ के अंदर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फॉर फूड के लिए। अर्बनाइजेशन कर रहे हैं हम, गांव, ठीक है, शहर के साइड में देखेंगे तुम्हारे पास सब शहर बैठा दे रहे हैं, गांव के आदमी आ रहे हैं रहने, और शहर के आदमी सोच रहे हैं हम गांव में चले जाएं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। हार्मफुल केमिकल एंड फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा पास क्या होगा, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। तो इतना था तुम्हारे पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटी ये, और इसी को आगे हेडिंग डाल के थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी, भाई अरे यार ये ब्लैंक कैसे रह गया, चलो ओके ब्रो, इसे हम क्या कर देंगे, इसी को हम लिंक में जब PDF बनाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे, लिखे थे बट इसमें इंक्लूड नहीं है,
किसी दूसरी कॉपी में लगता है लिख दिए हैं, ठीक। इसका आंसर, ठीक है, पढ़ देते हैं। डिफरेंशिएटेड बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी में तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। इसका हम क्या करेंगे, उसमें लिंक में जब पीडीएफ बनाएंगे तो उसमें हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा तेजी चलते हैं, ठीक है भाई, आधा घंटा हो गया, कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर इसे निपटा देना है, ठीक है। सी अब सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कर दिया, लिखा गिव द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, व्हाट आर द इफेक्ट, मतलब एसिड रेन होता क्या है, इसका केमिस्ट्री क्या होती है और ये हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालता है। इसका लास्ट में थोड़ा सा कंट्रोल लिख देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, ज़्यादा नहीं, 5 नंबर का है भाई, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक। तो समझते हैं एसिड रेन। भैया एसिड रेन आ गई, बहो देखा सामने, ठीक है। तो एसिड रेन क्या होता है, नाम से पता, रेन मतलब क्या होती है, बारिश। जब एसिड की बारिश हो तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं, मगर एक्चुअल में होता नहीं। एसिड की बारिश हो तो खतरनाक हो जाएगा। एसिडिक नेचर की बारिश होती है तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा क्या हो गया, एसिड रेन इज एनी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट हैज द एसिडिक कंपोनेंट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मतलब देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में जला रहे हैं कोई भी चीज़, तो बताओ जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड के फॉर्म में बादलों में जा रहा हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब पहले कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा होगा, कुछ समय के बाद वो प्रेसिपिटेट मतलब टिप के फॉर्म में, यानी जल के फॉर्म में हमारी धरती पर गिरेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक। अब ये होता क्या, हम तो बात बताते हैं। जैसे ये मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, एक सिंपल सा बादल हो गया, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपकी धरती हो गई, चल काहे नहीं रहा था वो, ठीक है। ये जेल पेन है, थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ता भाई, ठीक है। ये हो गया। अब हो क्या रहा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जलाएंगे, अब एसिडिक प्रॉपर्टी जाएगी, धीरे 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 बादलों में कंडेंसेस हो जाएगी, मतलब इकट्ठा हो जाएगी। कुछ समय के बाद ये क्या होगी, ड्रॉप के रूप में, ऐसे ड्रॉप के रूप में, ड्रॉप के रूप में, ड्रॉप के रूप में धरती पर क्या करेगी, गिरेगी। गिरना मतलब क्या होता है, यहाँ पर से जो गिरना होता है प्रेसिपिटेशन कहलाता है। देखिए वही प्रेसिपिटेट होगी एसिडिक नेचर का, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह हो सकता है। एसिड रेन कैन फॉल टू द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड पे भी निकलेगी इन वेट या ड्राई फॉर्म में, ठीक है, या तुम्हारे पास बारिश के फॉर्म में, या स्नो के फॉर्म में, या फोग के फॉर्म में, या डस्ट के फॉर्म में, उसी को एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, एसिड डिपोजिशन इन क्लाउड। देखिए एसिड रेन को हम क्या बोलते हैं, उस किसके नाम से जाना जाता है, एसिड डिपोजिशन इन क्लाउड। क्लाउड में एसिड का डिपोजिशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा तुम्हारे पास, एसिड रेन इज कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी दैट रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एटमॉस्फियर में जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बांड करेगा, बनने से H2SO4 बना देगा। हो कारण देखिए ये तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भैया सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करेगा, एटमॉस्फियर में H2 से ये रिएक्शन करेगा, H2SO4 बना देगा, क्योंकि ये पहले क्या करेगा, सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ठीक है, O2 से, तब SO4 बनाएगा। ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा, बनने से ये बना देगा, ठीक। ये सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है, इसलिए हमने यक्स लिख रखा इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी से ये गैसें निकल रही जो एटमॉस्फेयर में जाके कलेक्ट हो रही हैं। फिर क्या लिख रखा, दीज पॉल्यूटेंट रिएक्ट विथ वाटर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या रखा, ये सब जो पॉल्यूटेंट है सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करेंगे, या ऑक्सीजन से या किसी अदर केमिकल से रिएक्शन करेंगे, उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड बनाना है। इसी को हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के रूप में भी लिखना है, क्योंकि उसमें पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से हमें लिखना है। देखिए एक्चुअल में होता क्या, सबसे पहले क्या बोलें कि सल्फर डाई तुम्हारे पास क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा, ये किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो ये सबसे पहले SO4 डायरेक्ट नहीं बनाता, SO3 बनाता, क्या बनाता है, SO3 बनाता। तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा, यहाँ से 2 से गुणा। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करेगा, सबसे पहले सल्फर ट्राईऑक्साइड किससे अभिक्रिया करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा, मतलब जल से अभिक्रिया करेगा। अब इसका एक ऑक्सीजन लेके SO4 बनाएगा और H2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, H2SO4, यही आपके पास क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे आपको प्यार से लिखना है भाई, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड ये बना देते, कोनो टेंशन है। अब क्या बताइए, NO क्या करेगा, यहाँ से जुड़ेगा, प्लस में किससे जुड़ेगा, H2O, पानी से जुड़ेगा, तो ये जानते हो क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, HNO3 बना देगा यहाँ पर। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसे बैलेंस आप कर दीजिएगा, ये आपके सामने बन के तैयार हो गया
नाइट्रिक एसिड, यही तुम्हारे पास क्या होगा, मेनली यही होता है। और बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण, ठीक, और बहुत सारे चीज़ होते हैं, बट यही मेनली तुम्हारे पास एसिड रेन में होता है। तो हमने केमिस्ट्री भी बता दिया, दोनों का आराम से देख सकते हैं, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब इसका और भी कंपोनेंट देख लेते हैं। और भी देखो, लिखा ना बोले कि मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन में क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है, ये होता है, और नाइट्रस मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक। ये मेनली तुम्हारे पास यही होता है, बट इन्हें भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक। और भी देखते हैं, ठीक। अब क्या दे रखा है, ठीक है, लास्ट में उसी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये एसिड रेन की केमिस्ट्री बता दी, इफेक्ट अब हमें बताना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन दिएगा वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। तो आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा, एसिड रेन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल, जैसे वाटर पे कुछ न कुछ इफेक्ट करेगा, सॉइल पे करेगा, पेड़ पे करेगा, बिल्डिंग पे करेगा, और तुम्हारे पास ह्यूमन हेल्थ पे करेगा। अब मान लेते हैं एसिड रेन वाटर, ठीक है, पानी में होता तब क्या होता, तो बताइए एक्वाटिक लाइफ डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ लिख रखा, देखिए, एसिड रेन कैन मेक ऑफ द लेक, मतलब छोटे छोटे तालाबों में होता, पॉन्ड में होता, सी में होता, एसिडिक विच कैन बी टॉक्सिक टू एक्वाटिक एनिमल। अब बताइए, चाहे नदियों में हो, चाहे तुम्हारे पास छोटे छोटे तालाबों में हो, तो ये सब क्या करेगी, चाहे सी में हो, धीरे धीरे क्या करेगी, उस एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करेगी। उससे क्या होगी, डैमेज द एक्वाटिक लाइफ। जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो खराब होंगी, सील होंगी वो खराब होंगी। तो ये सारी चीज़ें, अभी देखो वो यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियो दिखाते हैं कि सील पहले एक साइड में आती है, तो लोग पकड़ के उसके गले में से वो कोई चीज़ तार बांध देते हैं, तार बांधा रहा था उसे काट करते हैं, वो सब लाइफ सेविंग का काम करते हैं, वो सबको लिए सैल्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो वो बताओ क्या कर, ह्यूमन एक्टिविटी से वो भी डैमेज हो रहे हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास ह्यूमन एक्टिविटी सॉइल में हो रही है, सॉइल कैन डैमेज सॉइल न्यूट्रिशन, लाइक कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फास्फोरस यानी जिंक हो गया, फास्फोरस, जिससे डिफिकल्टी होगी एब्जॉर्ब वाटर। अब बताइए, वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, प्लांट का ग्रोथ जब नहीं होगा तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा, ठीक। डैमेज द अपर पार्ट यानी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जिसके लिए क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता, वही डैमेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये बस सारी चीज़ें जरूरी है, ठीक। मान लेते हैं आप एसिड रेन यदि पेड़ों पे होता तब क्या हो सकता है, देखिए, एसिड रेन कैन डैमेज फॉरेस्ट स्पेशली एट हायर इवोल्यूशन होता, और डैमेज करेगा उसकी लीफ को। अब बताइए, लीफ को यदि डैमेज करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो समझ लो भोजन नहीं बनेगा। अब उसमें जो गैस का एक्सचेंज करता है, स्टोमेटा ही डैमेज हो जाएगा। ला भैया, स्टोमेटा डैमेज तो सब कौन कम होना है, जब तुम्हारा नकिया सब बंद कर दे, मुँह बंद कर दे, सांस ले पाई वाह ना ही, वही तरह से पेड़ों में स्टोमेटा होता है जो गैस के एक्सचेंज को क्या कर देता है, मेंटेन करता है। अब यदि बिल्डिंग पे पड़े तब क्या होगा, लिखा बिल्डिंग तथा अदर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग पे पड़ेगा तो एसिड रेन कैन इफेक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक लाइमस्टोन बिल्डिंग एंड कार। अभी देखिए, मान लेते अभी अब जल्दी ही ताजमहल पे कहेगा, ताजमहल पे एसिड, क्योंकि उसके बगल में एक रिफाइनरी खोली गई थी, उससे जो भी तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट होता बादलों पे एसिड के रूप में उसके ऊपर गिरता था, तो सीधे धीरे पीला हो रहा था, तो उसे बैन कर दिया गया, बंद कर दिया, उस कंपनी को वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि हमारा ताजमहल 7वां अजूबा है, उसी को डैमेज कर रहा था, ठीक। ऐसे हमारे पास होता है, ठीक। तो लाइमस्टोन बिल्डिंगों पर होता है, कारों पर होता है, जिससे क्या हो जाती है, दिक्कतें कॉजेज कर सकता है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है यहाँ से, अब ठीक है। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, एसिड रेन कैन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम लाइक तुम्हारे पास इरिटेशन, अस्थमा, बहुत सारी तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अब बताइए, मान लेते इससे एसिड होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम होगी, अस्थमा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, टीबी जैसी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। अब एक कमेंट बॉक्स में भैया एक तो लिख के दिखावा, यानी पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिडिक नेचर का है, ठीक है, एसिडिक नेचर का, तो उसका एक्चुअल में पीएच, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में तुम बताओ, लगभग में होता है, कितना होता है, आप एक कमेंट बॉक्स में यहाँ से प्लीज़ इसका क्वेश्चन का आंसर आप दिखाइए, लिख कर दिखाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दीजिए पीएच ऑफ एसिड रेन, बस काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया रखा है, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपको दे रखा है यहाँ से, यानी दूसरे का बी कह दिया है, 60 नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 नोट कैसे लिखा जाएगा, प्लीज ध्यान से चलिए, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हो कर रहा है, यहाँ डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक। तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन are absorbed by the greenhouse gases and not reflect back into the space।
एक्चुअल में होता क्या है, पहले डायग्राम से समझिए, इस सेंटेंस को डायग्राम से समझिए तो समझ पाएंगे आप। जैसे मान लेते हैं आपका सिंपली ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक अर्थ हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। आलू बना दिए सर जी, आलू बना दिए, अर्थ बना रहे हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जब ग्रीन हाउस आती है गैस से ना, तो ऐसे एक ब्लैंकेट बना देती है। मतलब ये वाली जो लेयर होती है, मान लेते हैं ये जो तुम्हारे पास लेयर हो गई, इस लेयर को हम क्या मान लेते हैं, ग्रीन, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगी, ग्रीन हाउस क्या हो जाएगी, गैसेस हो जाएगी, ठीक। अब इसके बताओ, इसके जस्ट ऊपर तुम्हारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक लेयर है। एटमॉस्फेरिक मतलब क्या होगा, हमारा वातावरण का लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक, अपना लिख देना, ठीक। अब हो कर रहा है, यहाँ पर आपके पास प्यारा सा सन होता है, सन से क्या हो जाती है, जो भी ऊर्जा आती है ऐसे आएगी और क्या होगी, टर्न होके इसी में रह जाएगी। मान लेते हैं यहाँ से आई, यहीं पर टर्न होके रह जाएगी। यहाँ पर क्या करना, अपना पेड़ पौधा, गाड़ी, पंछी वगैरह सब कुछ बना देना, यहाँ पर कार बना देना, ठीक है, ऐसे कार बना देना छोटा सा, ठीक है। ये बताओ इसी में ट्रैप हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि अब बताओ ट्रैप होगी तो इसका टेम्परेचर धरती का इंक्रीज करेगा। ये हमारे पास क्या होगा, अर्थ है, जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक। अब बताइए ये क्या करेगी, ये आपका पास क्या होगा, सन हो गया। ये बताओ धीरे धीरे ट्रैप करेगी, जिससे दिक्कतें हो जाएंगी, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगी, वही चीज़ देखो बोल रहा है, ठीक है। देखो अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा। ग्रीन हाउस गैसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, रेडिएशन जो सन से आती है हमारी एब्जॉर्ब करती है धरती, और उसी में नॉट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, देखो दोबारा वापस नहीं जा पा रही है, तो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक ए पन्नी, तुम समझो, ठीक है। लिखा द सन रेडिएशन वार्म द प्लांट, यानी प्लेनेट को क्या करेगा, प्लेनेट को क्या करेगा, जो भी हमारे अर्थ प्लेनेट है या प्लांट है उसे वार्म करेगा। और एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस, इसके धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म होगी, जिससे दिक्कतें होगी। ड्यूरिंग डे टाइम सन हीट करता है अर्थ एटमॉस्फेरिक को, अर्थ एटमॉस्फेरिक को हीट करेगा, जिससे उनकी दिक्कतें कॉजेज होगी। बट नाइट टाइम में क्या होता था, इसे ठंडा करेगा, रेडिएशन बैक इनटू द तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर। बट ऐसा होता नहीं है, ये दोनों ट्रैप कुछ मात्रा में जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से ट्रैपा हो जाएगा। ट्रैप होता तो भन्न से तुरंत 2 घंटा में गर्म हो जाता, बट ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस इज कॉल्ड इज अर्थ एटमॉस्फेयर। ये देखो, यानी ड्यूरिंग इस प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्ब हीट को, क्योंकि हमारे धरती के पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या कर देता है, उसे ट्रैप कर लेता है, जिससे अपना काम मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। डायग्राम हमको ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो हमने जो आया था हमने बना दिया, ठीक, ये हो गया। अब लिखा है तुम्हारे पास कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं। फैक्ट्रियाँ हो गई जो सबसे ज़्यादा निकालती है। ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, बताओ, अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबके पास कार है, गाड़ी है। रेयर ऐसा घर होगा जिसके पास दोपहिया वाहन न हो, कहेंगे सर आपके पास नहीं, साइकिल है, प्यारी सी साइकिल, उसी से चलते हैं भाई गरीब आदमी है, ठीक। ऑटोमोबाइल वगैरह से क्या कर देते हैं, जितने भी गैसेज निकलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, लोग पेड़ काट रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन, जो लोगों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जितना भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सब बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत ही आती है, ठीक। ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या होगा, इफेक्ट बताओ, ये सब होगा तो क्या क्या चीज़ हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसेस यदि मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जिससे हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, पेड़ काट रहे हैं लोग, यानी पेड़ काट रहे हैं तो लोग क्या होगा, देखिए पेड़ काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, मीथेन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे फॉसिल फ्यूल जितनी बर्निंग हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी से बताओ गैसें निकल रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। ग्लेशियर बड़े बड़े पिघल जाएंगे, ठीक है, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र के एरिया में जितने भी आपके शहर हैं सब डूब के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिप्लेट हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी। ओजोन लेयर क्या होती है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, O3 से प्रदर्शित करते हैं। अब ये लेयर यदि डैमेज हो जाएगी तो यूवी रेज हमारे धरती पर आएगी, जिससे हमें क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। वही चीज़ लिखा, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द फ्री यूवी रेज फ्रॉम सन से, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्टेड एंट्री ऑफ हार्मफुल यूवी रेज। बताओ डिप्लेशन, धीरे धीरे डिप्लेशन मतलब क्षय हो रहा है, धीरे धीरे टुकड़ा उसकी परत पतली हो रही है, तो यूवी रेज हमारे शरीर के पृथ्वी के अंदर आएगा, जिससे क्या होगा, स्किन कैंसर, म्यूटेशन, एक्वाटिक लाइक डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब स्मोक पे आ जाते हैं, ठीक है, स्मोक और एयर पे तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं। अब बताओ, जितने भी फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उससे धुआं निकल रहे हैं,
जो हमारे एयर पॉल्यूशन कर रहा है। बताओ एयर पॉल्यूशन होगा तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पैदा ही होगा। मेजर कंट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पर क्या जाते हैं, मेजर कंट्रीब्यूट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्मोक ऑटोमोबाइल से, जो सबसे ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए प्रॉपर गाड़ी का अपना सर्विसिंग कराना चाहिए, चला रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। इंडस्ट्री से इमिशन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुआं निकलते हैं उसे चिमनी का बहुत ऊपर करना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या करना चाहिए, एक फिल्ट्रेशन लगाना चाहिए जो फिल्टर करके धुआं को एटमॉस्फेयर में छोड़े। एग्रीकल्चर फायर मतलब हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जला दे रहे हैं, उससे दिक्कतें हो सकती हैं। और बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होगा, फॉरेस्ट फायर हो सकता है, एक्वेटिक फॉरेस्ट फायर मतलब क्या होगा, मान लेते हैं आक्स, ठीक है, आक्स यानी हमारे पूरा फॉरेस्ट हम जला दिए, उससे भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसें बढ़ सकती हैं, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो सकती है, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, प्लांट को प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम काजेज हो सकती है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, दूसरे का सी नंबर, ठीक है, दूसरे का सी नंबर आपको देखिए, दूसरे का सी नंबर क्या देखा, सजेशन है तुम्हारे पास, मिनिमाइज, यू लाइक टू गिव टू मिनिमाइज पॉल्यूशन, हम किस ऐसी व्यवस्था करें जिसमें हम पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, फिर मिनिमाइज कैसे करते हैं तो बना के लिखना है कि नहीं डायरेक्ट मिनिमाइज द पॉल्यूशन लिख के काम करते हैं, एग्जामिनर को दिखाइए कि सर हमको आता है, बस मजा हो तो नंबर मिल जाएगा बस, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास लिखा क्या हो, पॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, हमारे वातावरण में कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जिससे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारी होती है, उसी को पॉल्यूशन बोलते हैं। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल कॉजेज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉल्यूशन, मतलब कोई अनडिजायरेबल चेंज होता है हमारे इन्वायरमेंटल में जिससे डिजीज कॉजेज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उससे पॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक। पॉल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस, पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो पॉल्यूशन करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट बोला जाता है। सब्सटेंस और एनर्जी दैट इज रिलीज इनटू द इन्वायरमेंटल एंड हैज़ निगेटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल एंड तुम्हारे पास ह्यूमन हेल्थ सिस्टम, इसी को पॉल्यूटेंट बोला जाता है। मतलब जो सिंपल से जो पॉल्यूशन करते हैं उसी को पॉल्यूटेंट बोला जाता है। पॉल्यूटेंट केमिकल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है, पेस्टिसाइड भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है, फंगीसाइड हो सकता है, मेटल, फॉसिल फ्यूल ETC, मतलब कुछ भी हो सकता है जो पॉल्यूशन करता, सबको पॉल्यूटेंट के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखा जाए तो पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, कई तरह के, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब तुम्हारे पास पॉल्यूशन के टाइप हैं। अब हमें कैसे मिनिमाइज, मतलब पॉल्यूशन को अपने अनुसार कैसे कम करना पड़ेगा, घर से झोरिया ले जाएंगे, क्योंकि पन्नी जब लाएंगे तो पन्नी को जलाएंगे जिसकी दिक्कतें होंगी, ठीक। तो मिनिमाइज तो तुम्हारे पास क्या होगा, पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकलिंग का मेथड अपनाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ लाएंगे इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। देखिए रीयूज मतलब, रिड्यूज मतलब हमें कम से कम उस चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग यदि ला गए हैं तो हमें बार बार उसे यूज करना चाहिए। रिसाइकल मतलब यदि खराब हो गया तो कबाड़ी को देंगे, कबाड़ी कंपनी को देगा, कंपनी रिसाइकल करके दोबारा हमारे घर पे ला के दे देगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी गांव में देखा जाए तो एक बाटल हो गया, मान लेते एक छोटा सा बाटल आता है ना, जिससे बेबी, उसमें मिल्क होता है, ठीक है। पहले बेबी को दिया जाता है, बेबी पहले दूध पिएगा, ये खत्म हो जाएगा तो उसमें चीनी धरा जाएगा, मान लेते थोड़ा सा खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा तो उसमें क्या करें, दूसरे पर्पज़ के लिए कर देंगे, सुबह भर के नहरी पे ले जाएंगे, इसे यहाँ पर बांध देंगे, डोरा चाहे तार बांध देंगे, ठीक। अब इसे बताओ चलाएंगे 2-3 साल तो चलाइवा करेंगे, मतलब नहरी पे ले जाएंगे सुबह सुबह टॉयलेट के लिए। फिर अब ये बताओ जब थोड़ा सा और ख़राब हो गया, फूट उठ गया, तब वो नहीं फेंकेंगे, पिचका के कहेंगे यार लट्ठा आई हो, एक दे दे लट्ठा खा लिया जाए। एक्चुअल में देखोगे ये गांव का रिसाइकल है, बड़ी खतरनाक होती है, ठीक। अब वहाँ पर आर लिखा ना तो समझ लो यहाँ पर आर 50 बार आर लिखो तब वो इतना बार रिसाइकल कर लेते हैं लोग, खतरनाक है, ठीक है। ड्राइवलेस करना है, ड्राइवलेस मतलब क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा ड्राइव यू कार, ठीक है, कार लेस एंड कीप इट्स ऑफ द गुड रिपेयर होना चाहिए, मतलब कार यदि चला रहे हैं, ठीक है, चलाइए, कम चलाइए, यदि चला रहे हैं तो प्रॉपर में रिपेयरिंग वगैरह करना चाहिए जिससे धुआं न निकले। यूजलेस एनर्जी मतलब क्या करना पड़ेगी, ऐसे एनर्जी लेना जो एनर्जी, ऐसे कोई चीज़ इक्विपमेंट लेना जो एनर्जी को कम कंज्यूम करे। जैसे पहले देखा जाए 100 वाट का बल्ब लोग जलाते थे तो उससे कम करना चाहिए, उसी की जगह आपको 10-10 वाट का LED बल्ब का ये जला सकते हैं, ठीक है। लिखा यूजलेस एनर्जी टर्न ऑफ कर देना चाहिए, यदि बाहर रूम से बाहर निकलो तो हम सारी लाइट पंखा वगैरह सारा बंद कर दो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक। देखो यूज लॉन्ग लास्टिंग लाइट, तुम्हारे पास बल्ब मतलब ऐसा बल्ब बनाना चाहिए जो लंबे समय तक चले, कि नहीं 10 रुपये वाला ले ली, अरे 2 दिन के बाद दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ठीक है, कहता यूज लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो टॉक्सिक, कम टॉक्सिक हो, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। यूज लेस टॉक्सिक
यानी रॉ मटेरियल एंड फ्यूल होना चाहिए। एवॉइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इसका का यूज कम से कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेस्टिसाइड हमारे वातावरण के लिए ख़राब है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड हमारे वातावरण के लिए ख़राब है, फंगिसाइड हमारे वातावरण के लिए ख़राब है। तो इस सब का प्रयोग करना चाहिए, बट बहुत लेस अमाउंट में करना चाहिए, ठीक, ये हो गया। अब फिर प्लांट ट्री पे तुम्हारे पास क्या होगा, मिनिमम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा काम है। खाली एरिया रहे पेड़ लगा दो, घास लगा दो, सर्व लगा दो, छोटे छोटे पेड़ लगा दो, ये सब मैनेज करेंगे, ठीक। यूज रीयूजेबल वाटर, यानी वाटर बॉटल, मतलब कि नहीं फैशन में है हम एक्वाफिना पानी पिए ताकि हो, ठीक, मिनरल वाटर पिए ताकि। फैशन में देखिए जितना जो ओवर होता उतना गोबर होता चला जाता, ठीक, तो ऐसा नहीं, घर से बाटल लेके जाइए, ठीक। लेक्स बाई चांस मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक, आप खरीद लिए तो आप अगले स्टेशन पे उतर के क्या करिए, पानी भर लीजिए, कि नहीं हर 10 मिनट के बाद बाटल खरीद रहे हैं, तो बताओ रिसाइकल, तो वही चीज़ बाटल रीयूजेबल होना चाहिए, घर से लेके जाना चाहिए, बैग में रख लो अपना काम करो। एवॉइड प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को एवॉइड करना चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। यूजलेस वाटर, वाटर का कम से कम यूज करना चाहिए, अभी ये बताएं वाटर वाला। यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिटर्जेंट एंड अदर इन आइटम, मतलब इको फ्रेंडली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, अभी आता था इको फ्रेंडली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो होना चाहिए। डू नॉट डिस्पोज आइटम डाउन द टॉयलेट, मतलब कोई भी चीज़ होना चाहिए, जैसे टॉयलेट आपका निकला डायरेक्ट हम नाली में डाल दिए, नलियाँ नदी में डाल दी, जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग को हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है, ये होगा। अब इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंटल, अब यदि मान लेते हैं इन्वायरमेंटल बढ़ जाए तो हमारी इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वाटर अफेक्टिंग मानसून, सही से बारिश नहीं होगी। पॉल्यूशन रिड्यूस द सोलर यील्ड, मतलब हमारे सोलर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। पॉल्यूशन रिड्यूस द ग्लोबल क्रॉप यील्डिंग, मतलब अब जो हम कर रहे हैं ना, ठीक है, जब खेती बाड़ी कर रहे हैं पॉल्यूशन हो जाएगा तो खेती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज द डेथ रेट, धीरे धीरे क्या होता है, डेथ रेट बढ़ रहा है, ठीक है, यही से सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक। नेक्स्ट में देख लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब मेन इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अभी इतना है जी, टोटल 50 मिनट हो गया हमारे पास, टोटल 6-7 GB और है। अब इधर थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे भाई, ठीक है। देखिए हमें क्या करना, एयर पॉल्यूशन और उसका मेन इफेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में ये आपके सामने डिफिनेशन हो गई, ठीक है, इसके बारे में फिर क्या हो जाएगा, इफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम काम खत्म कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा, डिफिनेशन, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एयर दे कॉजेज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, मतलब कोई भी हमारे एयर में कोई भी चेंजेज होता है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज काजेज करता है, उसी को एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन इज ए रिलीज ऑफ, यानी पॉल्यूटेंट सच है, गैसेस निकलती हैं, पार्टिकल निकलती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल निकलते हैं जो एयर में जाती हैं और ह्यूमन को क्या कर देती है, हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती हैं। सर्टेन कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल में, जो क्या कर सकते हैं, इम्बैलेंस होती हैं एयर गैसेस को, जो तुम्हारे पास काम कर देती है। एयर बैलेंस को इम्बैलेंस मतलब क्या हो गया, एयर में देखा जाए तो क्या होगा, कौन कौन सी गैसेस है सुनोगे, O2 सॉरी ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता तथा अदर गैसेस रहती है। सबका परसेंटेज फिक्स है, क्योंकि ऑक्सीजन देखा जाए तो 20 से लेकर 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए 0.03% होती है, नाइट्रोजन देखा जाए तो 78% होती है, और अदर गैसेस तुम्हारे पास जितना भी शेष तुम्हारे पास रिमेनिंग रहता है उतना परसेंटेज रहता है। अब बताइए इनके में कोई भी यदि दिक्कत होगी जिससे हमें क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। अब कहेंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, इससे दिक्कत हो जाएगी, तो ये सब एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी हमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, मान तो एयर पॉल्यूशन हो गया तो हमारे डिजीज, मतलब हमें बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। देखिए लिखा ना तुम्हारे पास डिजीज, एयर पॉल्यूशन रिजल्टेंट सेवरल रिस्पायरेटरी डिजीज, जैसे तुम्हारे पास हार्ट अटैक आ जाएगी, डिजीज हार्ट अटैक डिजीज अमॉन्ग द ह्यूमन, मतलब जैसे क्या क्या हो सकता है, यानी लंग्स कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों में देखा जाए तो निमोनिया हो सकती है, ठीक है। बच्चों में देखा जाए, अभी गाँव का लड़का का दुआरी वगैरह खेला था, माटी उटी नरियो वरियो में घुस जाता, कोनो टेंशन नहीं। शहर का लड़का अरे नीचे बैठा देला, इन्फेक्शन हो जाए, मर दे, बात दे दीजिए। ऐसे थे हम शहर में थे, ठीक है, गए हम बच्चों को ले गए, वैसे नहीं गार्डन होता है जैसे थोड़ा सा, तो वहाँ पर पैर जूता नहीं पहना था, ठीक है, नीचे अरे इसको इन्फेक्शन हो जाता है सर, बात तेरी का। गांव का लड़का आई, गांव का लड़का छोड़ दा, कोनो मस्त धूरी उरी में खेला था, धूरिया उठा खा ली, कोनो टेंशन है नहीं। और मान लेते शहर का लड़का सामना हो जाए, 2 तमाचा मारी तुरंत मम्मी लगी रही है, और देहात का लड़का है 2 तमाचा मारला कुछ फर्क नहीं पड़ा,
कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ होती है, जितना हम क्या करेंगे इन्वायरमेंट के बगल अगल रहेंगे हमारी इम्यूनिटी उतना ही स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। ठीक पढ़े होंगे ना एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हम किस वातावरण में रहे उससे वो हमारे पास आती है कि नहीं अब इम्यूनिटी बात है तू गोबरम खेला हमेशा, नहीं, उसके लिए भी थोड़ा सा देखिए खेलिए, बट कुछ समय के बाद उसे हम क्या कर दिए धूल उल लेते हैं, धूल उल के कोनो टेंशन है, फिर लड़का फ्री कोनो टेंशन है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ड्यू टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये इम्बैलेंस होगी गैसेज का कंज्यूम करेंगे एयर में, जिससे क्या होगी ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्या होगा इम्बैलेंस हो जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक। फिर क्या लिख रखा इसमें देखिए और कौन कौन से हो सकता है इफेक्ट, एसिड रेन होगी, यदि एयर पॉल्यूशन होगा तो बादल में जाएगा तो इससे एसिड रेन होगी। ओजोन लेयर डिप्लेशन, मान लेते हैं यहाँ पर लिखना चाहे तो ओजोन जो लेयर डिप्लेशन है जो उठा के ला छाप दो, एसिड लेयर लिखना चाहो तो वहाँ से ला के छाप दो। इसीलिए क्या होता है इस हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मान लेते हैं ये सब आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको करने का मन कर रहा तो कर दीजिए। डैमेज एक्वाटिक लाइफ, अब बताइए एयर पॉल्यूशन होगा तो एक्वाटिक लाइफ सही से सांस नहीं ले पाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगी तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर उनका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, इससे कईयों प्रॉब्लम है जो हमारे पास एयर पॉल्यूशन होने पर कारण हमारे शरीर के अंदर डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना था तुम्हारे इसके बारे में, इसे आगे एक्सप्लेन करिएगा तब कम से कम 2 पेज होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भैया, ठीक है। इसी पे लिखा है तुम्हारे पास बी वाले में, थर्ड का बी में हम क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। लिखा है तुम्हारे पास, लिखा है हाउ कैन एयर पॉल्यूशन इज कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए बता दिया, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन देखिए सीधे हम अब एयर पॉल्यूशन यदि लिखना चाहे तो हेडिंग यहाँ लिख सकते हैं एयर पॉल्यूशन, फिर उसके बारे में फिर क्या करेंगे कंट्रोल हेडिंग डालेंगे तो थोड़ा सा और सुटेबल रहेगा। देखिए फॉलोइंग मेजरमेंट शुड बी अडॉप्ट एंड कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को एकदम बढ़िया करेंगे, ठीक है। अब ड्राइवलेस करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे, लोगों से कहेंगे भैया आप हाथ जोड़ते अपनी कार मत लेके आइए मार्केट में, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए। बताइए एक तुम्हारे पास अभी देखो 60 आदमी है, 60 आदमी उसमें बस में बैठ जाएंगे, अब 60 आदमी मान लेते 20 आदमी के पास कार है तो कार की लाइनिंग लगा देंगे, ठीक है। तो उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। कारपूल का प्रयोग करेंगे, मतलब जो तुम्हारे पास आपके शहर में छोटी गाड़ियाँ वगैरह चलती है उसका। बाइक का प्रयोग करेंगे, पैदल जाएंगे, ठीक है। यदि मान लेते आपके पास गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करिए, सीएनजी का प्रयोग करिए, जिससे आपका पॉल्यूशन कम से कम हो, हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यानी एनर्जी यूज को क्या करना हमें कम करना। लेस एनर्जी यूजेज बाय द टर्निंग ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक व्हेन यू लीव ए रूम, मतलब रूम से यदि बाहर निकलिए तो इलेक्ट्रिक लाइट को बंद करिए। कोई इलेक्ट्रिक अप्लियंस चल रहा है जैसे हीटर चल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज कूलर चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। यूजिंग एनर्जी इफिशियंट एप्लीकेशन, मतलब कोई ऐसा चीज़ लेना जो कम से कम एनर्जी को क्या करे खींचे, उसका यूज करना। एवॉइड प्लास्टिक बैग बर्निंग, मतलब प्लास्टिक बैग को आपको प्लीज जलाना नहीं है, ठीक है, इसे प्लीज अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि जलाएंगे क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लंबे समय तक हमारे यानी डिकम्पोजन नहीं होता, जिससे क्या हो सकता है ये पॉइजनस गैस रिलीज करता है एयर में, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखना, रिड्यूज एयर कंडीशनर यूजेज, मतलब जो आप एसी चलाते हैं उसका कम से कम यूज कर दीजिए या कम से कम नहीं के मात्रा में प्रयोग कर दीजिए, ठीक। एयर कंडीशन यूज टू लॉट ऑफ एनर्जी एंड इमिट हार्मफुल गैसेज, ये हार्मफुल गैसेज निकालता है जिससे अपना काम होता है। एवॉइड बर्निंग गार्बेज, ये क्या होता है, डू नॉट बर्न आवर गार्बेज, मतलब आपके घर से जो भी कूड़ा उड़ा निकलता कूड़े वाले को दीजिए, ना तो जलाइए। बट यहाँ पर सिस्टम ही हो, ये कूड़ा वाला ले जाएगा, ठीक है, कूड़ा वाला ले जाएगा, कूड़ा वाला जला देगा। तुम सोचो, ठीक, शहर वाले में देखिए बड़ी बड़ी जला दी जाती है, महीनों महीनों सालों सालों जलता रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का क्या करना चाहिए, हमें स्थापना करना चाहिए। देखिए प्लांट एंड केयर, ठीक है, फॉर द प्लांट हेल्प रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट यदि लगाया गया तो उसे केयर करिए, नहीं तो प्लांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे एयर पॉल्यूशन कम से कम हो सकता है। एक्यूट स्मोकिंग, स्मोकिंग को हमें क्या करना, कम करना पड़ेगा, जो एयर पॉल्यूशन काजेज करता है। देखिए पब्लिक प्लेस पे जो उथुआ पीते हैं, क्या बोलते हैं, सिगरेट, हमको बड़ी भयानक गुस्सा आता है, मान के हमारा लातिया ढा रहा है, ठीक। अब बताओ, ठीक है, अब 4 आदमी खड़े हुए धुआं उड़ा रहे हैं, वो भी खतरनाक टाइप में, ठीक है, लेडीज़ के सामने पी रहे हैं, मगर होता है, पीते हैं लोग भाई, ठीक है।
अपनी अपनी शौक है, ठीक, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन एयर, ठीक है, कार एयर प्यूरिफायर, कार के नहीं कोई भी चीज़ तुम्हारे पास हो, जैसे भट्ठा हो गया उसके ऊपर, फैक्ट्री हो गया उसके, कार यानी एयर प्यूरिफिकेशन लगा दें तभी एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए, तो नहीं छोड़ा जाए। यदि यूज करते तो अल्टरनेट एनर्जी का यूज करिए, सोलर सिस्टम का प्रयोग करिए, CNG का प्रयोग करिए, ये सब का प्रयोग करेंगे, ठीक, जिससे एयर पॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में चलते हैं तीसरे का C नंबर। तीसरे का C नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, तीसरे का C नंबर में पूछ दिया एक्सप्लेन द मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, यदि इफेक्ट इसका क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए वाटर पॉल्यूशन हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आपको बता देते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब क्या लिखा है, वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटामिनेटेड वाटर बॉडी मेकिंग द टॉक्सिक एंड अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज एट, यानी और द इन्वायरमेंटल। सिंपल सा क्या होती है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस यदि वाटर बॉडी से क्या कर देती है, कॉन्टैक्ट में आती है, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो ह्यूमन के लिए अनसेफ होता है, उसी को वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। या दूसरी डिफिनेशन लिखा, व्हेन वाटर गेट ऑफ द पॉल्यूटेड, यदि वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, इट एडवर्सली अफेक्ट ऑल लाइफ, मतलब पूरे जीवन को क्या कर देगा ये। अब तुम सोचो ह्यूमन के लिए, अदर एनिमल के लिए भी हो सकता है खराब। अब मान लेते हैं गाय भैंस है, तो मान लेते हैं नदियों में जाएंगे तो नदियों का पानी पिएंगे, बताओ पॉल्यूटेड है उसे पिएंगे, प्यासे रहेंगे तो पिए, आदमी सारा कि गंदा बनाए पिए वो, तो एनिमल है भाई, ठीक है, तो वो पिएगा तो बताओ क्या, उसी का दूध हम पिएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। ऑल फॉर्म बैड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे डायरेक्ट पानी चाहे इनडायरेक्ट रूप से पानी पर हम क्या कर देते हैं, निर्भर करते हैं, रहते हैं। अब बताइए वाटर ही पॉल्यूशन करेंगे तो हमें पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज यानी इफ्लुएंट होता, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से जो खराब स्लज निकलता है डायरेक्ट नदियों में डाल दिया जाता है बिना ट्रीट किए, ठीक है। यानी तुम्हारे पास सोशल तथा रिलीजन प्रैक्टिस होती है, जो तुम्हारे पास सोशल प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है। अभी देखो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं तो उसमें क्या कर देते हैं लोग, अपना प्रैक्टिस वगैरह सोशल के दिखावा उखावा के चक्कर में सब क्या कर देते हैं, अभी यहाँ पर पानी गिराते हैं लोग, ठीक है। यूज ऑफ डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, हर्ब यानी फर्टिलाइजर, ये सब का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। बताओ डिटर्जेंट, एक बार कपड़ा धो दिए तो पानी पीने योग्य नहीं रहा। पेस्टिसाइड का प्रयोग करिए कीड़ा मारने के लिए, वो भी नहीं पीने योग्य रहेगा। फर्टिलाइजर प्रयोग करनी, वो भी पीने योग्य नहीं रहेगा, ठीक। और डिफॉरेस्टेशन, अब पेड़ बताओ काट दे रहे हो, ठीक है, पेड़ यदि काट दे रहे हैं तो बताओ उससे भी क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। अब कहेंगे कैसे, पेड़ ही क्या कर देता है, जो प्यूरीफायर करने का काम करता है, जिससे बारिश होती है और रिसाइकल वाटर साइकिल चलती रहती है। अर्बनाइजेशन, आप बताओ अर्बनाइजेशन करें, बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को हम ढक दे रहे हैं, उस पर हम घर बना दे रहे हैं, ठीक है। मेन हमें यहाँ से लिखा था इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो हेल्थ इम्पैक्ट पे हो सकता है। हेल्थ क्या हो जाएगा, मान लेते डिजीज काजेज करेगा, इनफर्ट मोर्टेलिटी, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे रहेंगे उनकी डेथ हो सकती है, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो यानी कितना 3.4 मिलियन पीपल फ्रॉम द वाटर बर्न डिजीज से क्या कर देते हैं, हर साल मरते हैं, पर साल की ये डाटा है, तुम सोच सकते हो, क्योंकि वाटर बर्न डिजीज से प्रॉपर पानी उन्हें सही से नहीं मिल पा रहा। अभी स्लम एरिया में देखा जाए तो पानी नहीं मिल पा रहा बेचारे को, ठीक है, बहुत सारे ऐसे। इसीलिए प्लीज़ वाटर को सेव करिए भाई। अब बताओ हम सेव करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी उसे यूज करेगा आराम से, ठीक है, ठीक। तो यानी 3.4 मिलियन तुम्हारे पास क्या करते हैं पीपल है जो वाटर बर्न डिजीज से मर जाते हैं, ठीक, ये हो गया। फूड चेन कंटामिनेटेड हो जाएगा, फूड चेन मान लेते वाटर खराब हो गया तो व्हेन पॉल्यूशन कैन कंटामिनेटेड द फूड, मान लेते फूड ही कंटामिनेट हो जाए। मान लेते घास है, अब घास में बताओ नाली का पानी जा रहा है, इस नाली को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्राक खाएगा, तो बताओ ये भी इन्फेक्टेड होगा, ये भी इन्फेक्टेड होगा, ये भी इन्फेक्टेड है, फूड साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब कहेंगे मान लेते इसको रोक दिए तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड होगा, तो ये बताओ पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, खराब हो जाएगी, फूड चेन कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे अब मान लेते ये घास है, घास को मान लेते छोटी मछली खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं फिश खा रही है। अब फिश को क्या मान लेते तुम्हारे पास क्या होगी, बिग फिश खा रही है, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, लार्जेस्ट फिश लिख देते हैं, ये तुम्हारे पास क्या होगा, लार्ज फिश। अब लार्ज फिश को बताओ कौन खा रहा है, मान लेते हैं ह्यूमन खा रहा है, क्या खा रहा है, ह्यूमन खा रहा है। तो ये बताओ किसी न किसी तरह से इन्फेक्टेड हमारे शरीर के अंदर इंटर किया नहीं तो फूड चेन कंटामिनेटेड हो जाएगा। लॉक ऑफ पोर्टेबल वाटर, पानी की लोग कमी हो जाएगी, सही से पी नहीं पाएंगे। क्लाइमेट चेंजेज हो जाएगा जिससे सही से बारिश नहीं हो पाएगी। देखो क्लाइमेट चेंजेज बाई रियलिंग ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फियर। अब बताओ दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाएगा जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंजेज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या कर देते हैं बताओ, यदि वाटर बॉडी ख़राब करेंगे तो हमें प्यूरीफायर घर पे लगाना पड़ेगा, इससे पैसा लगेगा। ठीक है, मैनेजिंग रिस्टोरिंग पॉल्यूटिंग वाटर बॉडी कैन बी एक्सप्लेन, तुम्हारे पास डैमेज एक्वाटिक लाइफ फॉर द वाटर पॉल्यूशन। अब बताओ वाटर पॉल्यूशन होगा जिससे हमारे पास एक्वाटिक लाइफ तो पहले कंफर्म खराब होगी, ठीक है, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब तुम्हारे पास लिखा वाटर पॉल्यूशन कैन लीड टू ऑक्सीजन डिप्लेशन टू मच ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एडेड टू द वाटर। अब बताइए जितना हम क्या कर रहे हैं, ठीक, वाटर यदि पॉल्यूशन डैमेज हो जाएगा तो वाटर की कमी हो गई, जितने एक्वाटिक लाइफ रहेंगे वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब कहेंगे वाटर पॉल्यूशन यदि तुम्हारे पास हो जाएगा तो प्लांट सही से अपना भोजन सही नहीं बना पाएगा, जिससे ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी। दिस कॉजेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज द अप टू द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखिए खतरनाक हो गया, ठीक है, ये होगा न्यूट्रिशनल यानी पॉल्यूशन हो जाएगा। न्यूट्रिशन मतलब यदि वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा तो उसी से हम खेत सींच देंगे, जिससे न्यूट्रिशन मिलने वाली चीज़ें खराब हो जाएंगी। माइक्रोबियल पॉल्यूशन हो जाएगा, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था, रिसाइकलिंग की व्यवस्था, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज को बैन करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज वेस्टेज को क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम हमें करेंगे तब जाके ये क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट में तो हमसे कह देते हैं चौथे का फर्स्ट नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए चौथे का फर्स्ट में क्या पूछा, नॉइज पॉल्यूशन पे 60 नोट लिखना है हमें। ठीक, तो आपके सामने ये रहा नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। अब थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए अब नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लिख देना। क्या लिखेंगे, लिखा द वर्ड नॉइज इज डिजायरेबल फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसे नोजिया, जिसे वोमिटिंग बोलते हैं। अब देखिए लाउड और साउंड, नॉइज और लाउड में यानी तुम्हारे पास साउंड और नॉइज में अंतर होता है। ठीक है, नॉइज क्या होता है, जब उसे सही से आप सुन नहीं सकते, जो आपके इरिटेशन पैदा करे, अनवांटेड हो, अनडिजायरेबल हो, तो उसी को नॉइज बोलते हैं। अब वो जब पॉल्यूशन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, अनप्लेसेंट अनडिजायरेबल साउंड होता है विच लीड टू डिसकम्फर्ट ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को डिसकम्फर्टेबल पैदा करेगा। अभी देखो इतनी खतरनाक डीजे आती जो आपकी दिल को धड़कन को रोक देती, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द मेजर बाय द डेसिबल, किसमें, डेसिबल में मेजर किया जाता है। अब परिभाषा क्या लिखा नॉइज पॉल्यूशन का, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन साउंड दे कॉज डिजीज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। अभी 3 तरह के नॉइज पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये निकलते हैं। सबसे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट मतलब जितने व्हीकल होते हैं, गाड़ी हो गई, सब से ये निकलता है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। नाइबरहुड मतलब आपके अगल बगल में पार्टी वगैरह हो रही है, डिस्को चल रहा है जो खतरनाक टाइप में। ठीक है, तो उससे क्या हो सकती है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकती है। इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं, देखा जाए तो बड़ी तेज चलती हैं, तो सोचो धुआं पॉल्यूशन कर रहा है, उससे जो खराब निकल रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हो चलती हैं। ठीक, तो ये भी पॉल्यूशन करती है, ये तो तरह का पॉल्यूशन है। अब इनका सोर्स क्या होता है, यानी नॉइज पॉल्यूशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताइए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही तो वहाँ पर कोई ना कोई कारोबार हो रहा, उससे बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगे, उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। व्हीकल, अब बताइए बैठे हैं, भीड़ लग रहा है, हर हुर मारता है, कौन पी पा करता है। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाएगी, नॉइज पॉल्यूशन होगा। इवेंट, वेडिंग होगी, फंक्शन पार्टी होगा, खूब डीजे लगौले बड़ा हो, मारा था गर्दा उड़ाता। ठीक है, तो ये होता है ना, तो वही चीज़ बताओ, इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उससे भी वाटर यानी नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है। माइनिंग करते बड़ी बड़ी मशीन करते हैं, तुम सोचो। ठीक है, जो बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस करती है। अभी एयर जेट जाता, तुम सोचो कितना तेज एयर वो नॉइज निकालता है, वो भी नॉइज पॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, मतलब नॉइज पॉल्यूशन यदि हो जाएगा तो हमारे हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी। लोगों को हाइपर टेंशन हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सही से सो नहीं पाएंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा साउंड नहीं सुनना चाहिए। अब दिन रात नहीं लगाए रहते हैं ईयरफोन, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ठीक है, दूर रख के सुनिए, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास है ईयरफोन भी है, ठीक है, और ब्लूटूथ भी हम जल्दी यूज नहीं करते हैं। तो हम एक साउंड लगाए ना, जो थोड़ा सा इतना बूफर टाइप में होता है, उसे रखें या गाना ना चला, भोजपुरी गाना तगड़ा चला कर रूम बंद के बस पिटिया का काम, जब खाना बनाते तब सुनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। अब ये सब सारी चीज़ें हमें कंट्रोल द नॉइज पॉल्यूशन, रिड्यूस नॉइज फ्रॉम द व्हीकल। अपनी जो व्हीकल है, जैसे बुलेट भड़ 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 भड़, उस पर बैन लगा दिया गया। ठीक, मगर लोग क्या कर देते हैं, इंजन में बंद ऑफ करते
करते हैं तड़ तड़ आवाज़ आती है, ठीक, खतरनाक टाइप में, ठीक। तो उससे हम क्या नॉइज पॉल्यूशन होता है, उसे हमें कम करना चाहिए। रिड्यूस नॉइज फ्रॉम द लाउड स्पीकर, जो भी तुम्हारे पास लाउड स्पीकर उसका कुछ न कुछ एक मान्यता रखना चाहिए कि इसी के अंतर्गत आपको चलाना है। रोड रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चलती है उससे नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, वो भी हमें कम करना चाहिए। यूज नॉइज इंसुलेटर ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, उसे एब्जॉर्ब कर ले और उसे कम से कम कर दे, ठीक है। तो ये करना हमें लिए ज़रूरी है। तो इतना तुम्हारे पास हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट में हमें दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 60 नोट ऑन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पहले होता क्या, जैसे यूरेनियम हो गया, कहते हैं कि इनको कैंसर हो गया, रेडियोथेरेपी कराना पड़ेगा, ठीक। तो वो बताओ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वही क्या कर देता, हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। बहुत खतरनाक पॉल्यूशन उसका होता है भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। पहला तुम्हारे पास लिखा है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज ए कॉज्ड बाई, लिखा अनमीटे यानी का ठीक अनमिटिगेटेड रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेस्टेज इनटू द लैंड वाटर एयर नियर द, ठीक है, नियर बाय द लिविंग है, मतलब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कहीं रखा गया है, चाहे वो लैंड में रखा गया तो वो लैंड पॉल्यूशन करेगा, पानी में रखा गया तो वाटर पॉल्यूशन करे, एयर में रखा गया तो एयर पॉल्यूशन, मतलब जहाँ रखा गया उसके इर्द गिर्द में तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलता। तुम सोचो यूरेनियम, यदि प्योर यूरेनियम यहाँ रख देते, इसके इर्द गिर्द में रखोगे तो कोरोना से भी भयानक क्या करेगी, आपको बीमारी कर सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बड़ी खतरनाक होती है भाई, ठीक है, ठीक। दीज रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन रिलीज आयनाइज रेडिएशन, इसके बगल में आयन के फॉर्म में रेडिएशन निकलते हैं, ठीक। विच पॉल्यूटेंट एंड कंटामिनेटेड इज सराउंडिंग, उसके अगल बगल तुम्हारे पास क्या होते हैं, जिसमें सराउंडिंग में रहेंगे उसको डैमेज करने का अपने पास कैपेसिटी रख दे, डैमेज कर देंगे पूरी तरह से आपको, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास, नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सच रिलीज, ठीक है, सच रिलीज अकर द रिजल्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द, कब कब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलता है, जब तुम्हारे पास क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तो निकलता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, तुम्हारे पास देखिए ये लिखा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तब टेस्टिंग कहीं कहीं, जैसे अभी मान लेते हैं बम बना दी, हम टेस्ट कहीं करना तो कुछ हमें टेस्ट करना पड़ेगा, अरे हमारे पास, ठीक है, टेस्ट करेंगे तभी तो सरकार को बताएंगे कि हमारे पास इतना चीज़ है, तो जब टेस्टिंग करते तो उससे रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास पॉल्यूशन होता है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज, क्योंकि देखिए जितना भी आप प्रेजेंट टाइम में देखिए मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं ना, ये मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, इस मोबाइल में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अब बताओ ये खराब हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, कहीं फेंकेंगे तो इससे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलेगा, वो भी वेस्टेज खराता। माइनिंग रेडियो एक्टिव ओर, मतलब माइनिंग जब करते हैं तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मशीन का प्रयोग करते हैं, ओर को निकालते हैं तब भी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ज़्यादा रेडिएशन होता, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, ये सब इसके दौरान रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पर स्किन डैमेज कर देगा भैया, देखिए स्किन डैमेज कर देगा, रेडनेस कर देगा, सोर कर देगा, स्किन डैमेज हो जाएगा, स्किन कैंसर जैसी बीमारी काजेज कर देगा, सेल डैमेज हो जाएगा जिससे आपको क्या हो जाएगा, म्यूटेशन वगैरह हो सकता है, प्लांट डैमेज हो सकता है, यानी इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, इससे बहुत सारा डिजीज काजेज कर सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रॉपर डिस्पोजल करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके सामने ये मान लेते हैं पेंसिल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसे बंद कंटेनर में पूरी मेटल की अच्छी तरह से कंटेनिंग रहेगी, उसी के अंदर बंद करना पड़ेगा और इसे जमीन के कईयों फुट अंदर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तो डिस्पोजल होता है। आइसोलेशन एरिया बना चाहिए, वहाँ पर कोई अनवांटेड पर्सन को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सील्डिंग पूरी करना चाहिए, देखो बोले सील कर देना चाहिए, वार्निंग साइन लगा देना चाहिए कि ये तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव एरिया, प्लीज इसे यहाँ पर न आइए, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉब्लम तुम्हारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देना चाहिए। मॉनिटरिंग न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब जो न्यूक्लियर टेस्ट हो तो प्रॉपर मॉनिटरिंग में होना चाहिए कि यहाँ पर इर्द गिर्द में कोई जीव जंतु नहीं है, कोई आप, ठीक है, कोई एरिया ऐसा जहाँ पर लोग रह रहे हैं तो जो डैमेज कर सकता तो डिजीज काजेज कर सकता, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से आपका चौथे का सी नंबर देखिए, चौथे का सी नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट इन बायो, मान लेते हैं बोल देता है पेस्टिसाइड यदि फर्टिलाइजर हम ज़्यादा अमाउंट में प्रयोग करेंगे एग्रीकल्चर में तो हमारे बायोस्फीयर पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ अर्थ लाइफ जिसपे हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, इसमें एयर भी होता, वाटर भी होता, सॉइल भी होता,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे बायोस्फीयर बोला जाता है। अब यदि पेस्टिसाइड वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ से नीचे लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजर यदि हम ज़्यादा क्रॉप को बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयोग करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे, जिससे तुम्हारे पास क्या होगा, सॉइल की क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और रिड्यूस कर देगी फर्टिलिटी, मतलब पैदावार कम हो जाएगी। इंसेक्टिसाइड यदि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेगा, एयर पॉल्यूटेड एयर करेगा, वाटर को पॉल्यूशन करेगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, इन्वायरमेंटल को रिस्क हो सकता है, ठीक है। और क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर अप्लाई टू द सॉइल इज वॉश अवे फ्रॉम द ब्रोकन डाउन द बैक्टीरिया, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर बैक्टीरिया को, जो अच्छे फुल बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करके पेड़ में देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं ये फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इससे डैमेजिंग काम हो सकता है। रिलीजिंग द स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेज निकालते जो बायोस्फीयर में जाकर ट्रैप होती, जिससे हमें दिक्कतें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, सिंथेसिस पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन स्टार्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मतलब पेस्टिसाइड यदि फर्टिलाइजर का आप बहुत तरह के देखो स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, एप्लीकेशन प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल प्रॉब्लम में क्या होता है, दिक्कतें डालती हैं, ठीक है। सॉइल वाटर, ठीक है, सॉइल कामा वाटर कामा एयर पॉल्यूशन एज वेल एज डैमेज द नॉन टारगेट क्रिएचर, जैसे प्लांट को भी खराब कर सकता है, उसके साथ साथ बर्ड्स को भी खराब करता है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास मैमल को खराब करता, फिश को खराब करता, क्रॉप को खराब करता, ये सबको क्या कर देता, खराब करता है, यदि हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखा, दे हैव बीन लिंक टू द वैरायटी ऑफ ह्यूमन, तुम्हारे पास हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्या क्या हो सकती है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकती है, लॉन्ग टर्म में प्रयोग करेंगे तो भैया कैंसर हो जा सकती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, स्टरलाइज हो जाएंगे, बच्चे वो नहीं पैदा कर पाएंगे, ठीक है। ये मोबाइल जो प्रयोग करें सब बड़ी खतरनाक चीज़ें जो डैमेज कर रही है हमारे न्यूट सेल को, ठीक है। फिर कंट्रोल कैसे करना है, यूजिंग द फार्मिंग प्रैक्टिस, हमें पूरा प्रॉपर चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, देखो यूज ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। कीप तुम्हारे पास ऑर्गेनिक अबेंडेंट लिखा है, मतलब इसी का ऑर्गेनिक का अदला बदली करके एक इसी का कोई स्वरूप चेंज करना चाहिए। कीप पेस्टिसाइड आउट फ्रॉम द स्टोन ड्रेन तथा गटर में डालना हमें नहीं चाहिए। कंसीडर टू एप्लीकेशन साइट, मतलब उसे प्रॉपर हमारे को उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, तब हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया तुमसे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया, यानी डिस्कस तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है भाई, ओ भाई चलिए कोई टेंशन नहीं, अभी भी है। यहाँ पर लिखा नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, 1 घंटा 16 मिनट, तगड़ा ज़्यादा जा रहा भाई, ठीक है। देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, अब ये क्या होती है इससे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी कब लागू की गई, 2006 में। इसका तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल वगैरह क्या बनाया गया था, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी फर्स्ट टाइम पब्लिश यानी फार्मूलेट की गई 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताया गया कि फॉरेस्ट को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट को कोई यदि चेंजेज होती तो आप जिस एरिया में होती उस एरिया की जांच की जाएगी, यदि कुछ हो रहा तो उसमें जो भी खराब चीज़ें कर रहे हैं उसे कम कर दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, डोमिनेंट देम आप तुम्हारे पास NEP, यानी EP मतलब क्या होता है, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी होता है। इसमें होता क्या है, देखो डोमिनेंट दीम ऑफ द पॉलिसी इंश्योर करना चाहिए पीपुल डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर रिसोर्सेज। अब बताया गया कि भाई ये इतना ही रिसोर्स आप प्रयोग करिए जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। रिसोर्स ऑब्टेन बेटर लाइवहुड, मतलब उतना ही रिसोर्सेज को आप क्या करिए, लीजिए जिससे आपके ज़िंदगी सही से चल सके, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। फ्रॉम फैक्ट ऑफ द, यहाँ पे लिखा कंजर्वेशन एंड देम फॉर टू ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। सोर्स का मतलब जिस सोर्स से आप ले रहे हैं उतना ही करिए। जैसे मान लेते हैं अभी जंगल में जो तुम्हारे पास आदमी रहते हैं उनसे बोला जाए पेड़ वगैरह उतना काटिए, डाली वगैरह काट के आप क्या करिए, अपना काम चलाइए जिससे आपसे मैनेज हो सके, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रखा है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। सच है तुम्हारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, लोकल एक्टिविटी को क्या करना, कंट्रोल करना। लैंड रिसोर्सेज में देखा जाए तो वर्निश फॉरेस्ट, मतलब वर्निश, अब देखिए तुम्हारे पास लैंड मतलब उतना ही काम हमें करना चाहिए जितना हमें हो सके, कि नहीं खेतवा कई के हम घर बना दी बहुत बड़ा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फूड रिसोर्सेज के लिए तुम्हारे पास फीस हो गया, एडिबल प्लांट को उतना ही काटना चाहिए। अब बताओ फीस है, अब तुम सोच रहे हो अरे वेल के मार दी 2 लोग खाए बाटा, बताओ वेल कितनी बड़ी मछली है, ठीक है। हमारे तो बहुत बड़ी मछली मार रहे हैं, अब 2 ही लोग खाए तो बताओ फूड हमारा खराब हो रहा है कि नहीं। तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए नेशनल पॉलिसी चलाई गई कि आप नहीं मार सकते मछली,
एडिबल प्लांट, अब प्लांट बताओ क्या होगा, कुछ एडिबल है, कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, कुछ हमें फल फूल देते हैं, कुछ फूल देते हैं, कुछ एडिबल प्लांट होते हैं, कुछ मेडिसिनल होते हैं, तो उन्हें भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूटेड बाय द इंडस्ट्री, अब जो इंडस्ट्री के द्वारा उसे पॉल्यूशन किया जा रहा है, बट उसमें पॉलिसी बनाई गई कि आप बिना ही ट्रीट किए आप पानी यहाँ पर नहीं डाल सकते नदियों में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सब देखा जाए जितने भी तुम्हारे पास होते हैं इसेंशियल फॉर लाइफ सपोर्ट, इतने चीज़ होते हैं हमारे पास लाइफ को जीने के लिए, ठीक। और ये ऑब्जेक्टिव दे रखा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हमें डिटेल में बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं। इन सबको आप क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ईजी तरीके से, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना आपको कम से कम 8-10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, पॉइंट बना बना के। उसके बाद नीड आप यानी NEP की क्यों ज़रूरत पड़ी, जो सामने यहाँ से दिया गया। यदि बताओ ये यानी पॉलिसी ना होती तो लोग क्या कर देते, पेड़ पौधे पूरा काट के ख़त्म कर देते हैं, जो सरकार नहीं चाह रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट को बचाना है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, 5वें का B नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, वाई इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर, क्योंकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायर काहे पड़ गई, ठीक है। अब बताइए, ये ना होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो ये क्यों जरूरत पड़ गई, जो सामने यहाँ से लिखा गया, लिखा है एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक सस्टेनेबल वे, मतलब ये बताता है कि हमें इन्वायरमेंटल से कैसे सिस्टमेटिक ढंग से कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें रहना, कैसे सर्वाइव करना, क्या चीज़ करना, सब कुछ बनाने का काम ये मैनेजमेंट करता है। इनका मेन गोल क्या होता है, ठीक है, मेन गोल क्या होता है जो सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक है। मेन गोल क्या होता है, देखिए इनका मेन गोल EMS का यानी मैनेज करना, मिनिमाइज करना निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब कोई चीज़ यूज करिए उसका निगेटिव इम्पैक्ट किसी भी इन्वायरमेंट पे न पड़े, इनका गोल मेन था। फॉर कंटिन्यूअस लिखा है इम्प्रूवमेंट विथ कास्ट सेविंग, मतलब ऐसा हमें करना चाहिए जो पैसा भी आपका बचे, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी ना हो, हमारे पॉल्यूशन को, इन्वायरमेंट को भी नुकसान न हो, तो ये मैनेज करने का काम इनका है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, थ्रो इम्प्योर, तुम्हारे पास इम्प्योर्ड इम्प्रूव करना वेस्ट मैनेजमेंट को, जैसे वेस्ट निकल रहा है आपके घर से, मान लीजिए बड़ी बड़ी शहरों से निकल रहा है, उसे मैनेजमेंट की करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। नहीं कहीं डैम्पिंग कर दे भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताओ डैम्पिंग करेंगे वहीं पर लोग रह रहे हैं, बीमारी पैदा हुई इससे। एनर्जी कंजप्शन का उन्हें स्ट्रेटजी बताना चाहिए कि जैसे सोलर एनर्जी, ज़्यादातर सोलर एनर्जी का प्रयोग करिए, लाइट की कमी करेंगे तो लाइट को बनाने में हमें जो खर्चा रहा वो बचेगा, तो ये सब इन्वायरमेंट को मैनेज करेगा, ठीक है। बोलेंगे पेपर का कम से कम प्रयोग करिए, जिससे हमारे पास पेड़ पौधे से पेपर जो बनाए जाते हैं वो कम हो जाए, ठीक है। अब तो भूसे वगैरह से भी बनाए जाते हैं, जो खराब वेस्टेज होते हैं उससे भी बनाए जाते हैं, ठीक है। कंप्लाई विद तुम्हारे पास रेगुलेशन विद द प्रमोट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को जागरूक करना, भाई इन्वायरमेंट को बचाना है, लोगों को जागरूक करना कि पेड़ लगाइए, ठीक है। अभी देखो हमको नहीं समझ में आता, ये तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल जो मनाया जाता है जून में, बताओ मई जून में जो पेड़ लगाया जाए को सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, उसे एक्चुअल में बरसात सीजन में होना चाहिए, क्योंकि बरसात सीजन में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब की स्टेप आप तुम्हारे EMS, अब देखिए ये 4 ठीक की स्टेप है, इनको आपको हेडिंग डाल डाल के थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही पूछा हुआ, क्योंकि लॉन्ग इतना नहीं बनेगा भाई। अब जो PDF रहेगा इनको हेडिंग डाल के हम क्या करेंगे, पीछे हमने लिख रखा है, हेडिंग डाल के इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखा, इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा कम से कम 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। चेकिंग तथा मॉनिटरिंग प्रॉपर हमें करना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। कोई चीज़ जैसे घर बना रहे हैं तो सोचिए भाई ये पेड़ हमारे द्वार पे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए पेड़ बच जाए, ठीक है, ये हो गया। चेक इम्प्लीमेंटेशन, तब करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद उसे अप्लाई करिए, फिर प्रॉपर चेक करिए और मॉनिटरिंग करिए कि कहीं इन्वायरमेंट को ना तो डैमेज कर रहा है, ठीक है। और रिव्यू तुम्हारे पास इंप्रूवमेंट, फिर दोबारा देखना, फिर उसे इंप्रूवमेंट करते जाना, तो आपका काम बन जाएगा। इनकी हेडिंग डाल के नीचे हमने क्या कर दिया, PDF में इसको हम क्या कर, दूसरे पेज पे हमने लिख रखा पूरा डिटेल में, इनके बारे में 2-3 लाइन लिखना, इनके बारे में 2-3, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा, एक पेज भर जाएगा, क्योंकि लॉन्ग पूछा तो आपको कम से कम 2 पेज एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से देखिए तुमसे पूछ दिया है एक्सप्लेन टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, उसके नीचे टाइप हमने फ्लो चार्ट बना दिया है। अब इनके बारे में फिर थोड़ा सा क्या कर देंगे, हॉस्पिटल हमारे एक्चुअल में रोल क्या होता है उसके बारे में बता देंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या, जैसे कहते हैं ये भूकंप आकर बहुत आदमी मर गए,
ठीक। तो वो डिजास्टर आ रहा, उसी को हमारे द्वारा फार्मासिस्ट के द्वारा, किसी हॉस्पिटल कर्मचारी के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा उसे मैनेजमेंट करना ही डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अकर्स एराइजिंग विद द लिटिल तथा नो वार्निंग, ठीक है, नो वार्निंग, ठीक है, नो वार्निंग विच कॉज द सीरियस, तुम्हारे पास सीरियस तुम्हारे डिस्टर्ब लिखा है डिसरप्चर लाइफ एंड पर है डेथ इन इंजरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। अब बताओ, भूकंप आता, घरों गिर जाता, वार्निंग नहीं दे के आता, कुछ ही समय के लिए आता, पूरी झकझोर के चला जाता, उससे बहुत सारे पीपल क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बहुत सारे पर्सन इंजरी हो जाते हैं। उन्हें मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। कि यानी मान लेते बाढ़ आने से पहले हमें जान जाना चाहिए कि इस एरिया में बाढ़ आएगी, पानी का लेवल पड़ेगा, उस इर्द गिर्द जितने भी गांव सबको अलर्ट कर देना कि अपना मोस्ट ऑफ द पर्सन दूसरे जगह शिफ्टेड हो जाए या किसी ऊंची स्थान पर जाकर रह ले। ठीक है, उसके बाद जब पानी कम होगा तो अपने घर में चले आएंगे। ठीक है, फिर तुम्हारे पास डिजास्टर कॉजेज है, तुम्हारे पास सीरियस यहाँ लिखा है डिस्ट्रप्शन ऑन द ह्यूमन मटेरियल। जैसे ह्यूमन मटेरियल डिजास्टर आएगा तो ह्यूमन मटेरियल से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, बड़ा बड़ा घर है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल को भी लॉस होता है, जैसे बड़ी बड़ी पेड़ें खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा भूकंप आएगा, फायर फॉरेस्ट हो जाएगा, पूरी जंगल का जंगल जल के खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है। अब वार हो गया, कोई वार में क्या कर दूसरे कंट्री पर दूसरे कंट्री में मार दिया तो डिजास्टर तो है, उसको हमें क्या करना है, पूरी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा तुम्हारे पास एक्सीड, यानी लिखा एक्सीड द एबिलिटी ऑफ द अफेक्ट एक्सीड डू टू ऑफ द कैप यूजिंग द ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बचाना, लोगों को मैनेज करना, ये सब मैनेज करना आपका काम है। फिर क्या दे रखा, टाइप ऑफ डिजास्टर, आपके सामने ये दे रखा टाइप ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर दो तरह के होते हैं, बीच में भी होता है, हम देखिए इसके सब डिवीजन भी होते हैं, बट हमें उसे कंफ्यूजिंग आपको न करें तो हमने नेचुरल और मैन मेड केवल लिख दिया। नेचुरल में देखेंगे बुक में भी बहुत सारा दे रखा है कि कौन कैसे आता, कौन कैसे आता, तो ये सब हमने क्या कर दिया, सीधे नेचुरल और मैन मेड लिख दिया। आपका मर्जी कर रहा तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल में जैसे साइक्लोन आ गया, तार यानी का टार्नेडो आ जाएगा, स्वान तुम्हारे पास स्नो स्ट्रोम आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, लैंड स्लाइड हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी, वॉल्केनो इरप्शन, ये सब आएगा तुम्हारे पास नेचुरल के। मैन मेड मान लेते सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, एक के देश से दूसरे देश में मार हो गया, ला भैया खतरनाक हो गई दिक्कत। ठीक है, लिखा तुम्हारे पास कंसेमेशन वार फोर्स हो जाए, जैसे बमबारी हो जाएगी, वार फोर्स होगा तो बमबारी होगी, लोग गोली चला देंगे। ठीक, बमबारी होगी तो ऐसा नहीं, अभी न्यूक्लियर बम गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा में, तो बताओ कितना डैमेज हुआ है ना। तो उससे भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। न्यूक्लियर वार फोर हो सकती है, इससे भी डैमेज। केमिकल वार हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, बस वो पलट गया। ठीक, उससे भी डिजास्टर आ सकता है। फिर अब इसमें फार्मासिस्ट के तुम्हारे हॉस्पिटल का एक्चुअल में रोल क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है। रिसीविंग विक्टिम, उसे रिसीव करना है, फिर क्या करे, उसके प्रति रिस्पांस करना है। इमरजेंसी में चाहे डिजास्टर, बात एक ही है। डायरेक्ट यानी तुम्हारे पास डायरेक्ट लाइफ सेफ सेविंग रोल हमें करना है, कि नहीं जात पात पूछा है कौन जात का, अरे ये कौन जात का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए अब डॉक्टर ही जात पात पूछे तो अपना देश समझ लो गढ़ाम जा रहा है। ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अब पहले लाइफ उसकी सेव करिए, फिर अपना जो पूछना रहे सब पूछिए। टू प्रमोट पब्लिक सेफ्टी एंड तुम्हारे पास पब्लिक हेल्थी करना चाहिए। कैपेसिटी टू रिकवरी मतलब आपकी जितनी 100% हो सके लोगों को रिकवर करने में मदद कीजिए। तो ये टोटल और टोटल था भैया, हमने देखिए टोटल और टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा क्वेश्चन, मगर इधर लास्ट में थोड़ा सा तेज चले हैं क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास भी टोटल 15-16 GB रहता है। अब क्योंकि अपलोड भी करना रहता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो इनकरप्टेड होएगा तो हमें भी दिक्कत होगी। तो 1.5 घंटा का वीडियो होगा, बट सारा चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको यदि PDF चाहिए तो लिंक में नंबर है, तब किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग से इनका सबका वीडियो बनाया जाएगा तो कम से कम 15-20-30 मिनट लगते हैं एक्सप्लेन करने में, मगर हमने क्या कर दिया है, थोड़ा तेज़ी किया है, बट आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद हमारा 2024 हो गया, 2023 का हम पेपर सोल्यूशन लेकर आएंगे, इसी से बाहर कोई क्वेश्चन में नहीं जाएगा। ठीक, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।